एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग होती है और हाउतियान की बातें सुन कियाओ चौंकती हुई कहती है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, येनशन हम ऐसा नहीं करने वाले। तब वो कहता है, नहीं हम करेंगे। और हाउतियान, तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल खेलना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं खेलूंगा। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों जाकर एप्पल्स के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो गन फायर करती है और फू वेंचन कहता है टारगेट हिट। वो लड़की कहती है चलो अब तुम्हारी बारी। फिर क्या गन लेती है और घबराती हुई मन में कहती है कोई रास्ता नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी और हो सकता है कि मेरी एक गलती से येनशन मर भी जाए। मैं करूंगी, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। और वहीं हाउतियान येनशन से कह रहा होता है तुम्हारी वाइफ रिप्लाई देते वक्त बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। और येनशन आके कहता है क्या तुम शूट करो। तब वो उसे कहती है नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तुमको गोली लग सकती है। तब वो कहता है क्या मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो, गन उठाओ। की बातें सुन के हिम्मत करके गन उठाती है और वो मन में कहता है गुड गर्ल। आगे उसे कहता है चलो अब ट्रिगर खींचो। फिर बैंग और वो एप्पल को हिट करती है और हैरानी से कहती है क्या क्या ये मैंने किया। तब येनशन कहता है हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग हार गए। येनशन को भी चोट लगी होती है और ये देख चिल्लाती हुई कहती है येनशन। और वहीं ये सब देखा हाउतियान गुस्से से मन में कहता है वो वाकई में काफी ज्यादा लकी रहा। और फिर सिंसिफ कुछ समय बात किया उसके गाल को साफ करने लगती है। तब येनशन कहता है अगर तुम इसी तरह हिलती रही तो मुझे और भी चोटें लग सकती है। तब वो रोती हुई कहती है हाँ ये मेरी गलती है, अगर मैंने ठीक से निशाना लगाया होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। पर वो उससे कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने जो बंदूक के इस्तेमाल किया था उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसीलिए एक्सीडेंट होने के चांस 40% थे। इसके बावजूद भी तुमने सिर्फ मुझे एक छोटी सी खरोच पहुंचाई, ना कि बस तुमने बहुत ही अच्छी शूटिंग की, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी भी थी। तो इसीलिए इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानना तुम बंद करो। और उसकी ये सब बातें सुन के ब्लश करती हुई उससे आगे कहती है क्या मैं तुम्हारे घाव को साफ करना जारी रख सकती हूँ। और उस गन को मुझे फू वेंचन ने दिया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। अब येनशन कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ कुछ करना चाहता था या फिर नहीं, लेकिन मैं उसका बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ। सुन किया हैरानी सी कहती है क्या तुम उसके एहसानमंद हो। और ये कहती हुए किया उसे दर्द पहुंचा देती है और घबराती हुई कहती है माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। अब क्या तुम्हें इससे और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर क्या उसके घाव पर फूंक मारने लगती है और उससे कहती है क्या तुम्हें अब बेहतर महसूस हो रहा है। तब फिर येनशन उसे पुश करती हुई कहता है मेरे घाव की मदद करने का ये तुम्हारा सही तरीका नहीं है। अब क्या कहती है तो फिर तुम क्या चाहते हो। तब येनशन उससे कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। और फिर क्या उसे खुद से दूर धकेलती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं येनशन, तुम्हें अभी चोट लगी हुई है। और उसकी ये बातें सुन येनशन उससे कहता है क्या तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, वो पर्सन में ही हूँ जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। और फिर तभी येनशन दोबारा उसकी नेक पर किस करने लगता है और वहीं वो कह रही होती है तुम्हारी इस चोट को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हें दवा देना है। येनशन उससे कहता है मेरी दवा तुम हो। और फिर सिंसिफ वहीं दूसरी तरफ टीवी चल रही होती है और हम देख रहे होते कि दो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं और फू वेंचन को रियलाइज होता है और वो लात मारती हुई कहता है हाउतियान तुम आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे थे। फिर वो उससे कहता है तुम्हें ये सब पसंद है क्यों, है ना। और मुझे ये बात बहुत ही पहले पता चल गई थी कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है। और वहीं फू वेंचन कांपने लगता है और आगे ये कहता है हालांकि मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन आखिरकार तुम अब मुझे मना क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तब फू वेंचन उससे कहता है नहीं 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 वो मैं येनशन को चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता। और फिर तभी हाउतियान उसे दोबारा किस करता है और उससे कहता है फू वेंचन जब तक तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो कि तुम चाहते हो। तब वो कहता है लेकिन मैं, और तभी वो कहता है ये सब बात भूल जाओ, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो फिर रहने दो, वैसे भी मैं ये सब खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर फू वेंचन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर सिंसिफ में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर क्या सोकर उठ जाती है और फिर वो जमीन पर पैर रखती है, लेकिन तभी उसे दर्द होता है और फिर येनशन भी जग जाता है और उससे हैरानी से कहता है क्या हुआ। तब क्या कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों। तब येनशन कहता है ये शायद इसलिए क्योंकि ये ठंडा एरिया है, आजू बाजू बहुत ही ज्यादा पहाड़ होने हैं, यहाँ का मौसम बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, शायद इसीलिए।
और फिर कियाओ कहती है तो अब मैं क्या करूँ, ठंड मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तब येंशन उसे अपने पास खींचती हुई कहता है बस इतनी सी बात, तुम मेरे करीब रहो, तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तब कियाओ ब्लश करती हुई कहती अच्छा तो क्या तुम मुझे वार्म करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तब येंशन कहता है बेशक ये मेरा एक मूव है। और तभी कियाओ को कुछ चुभता है और येंशन उससे आगे कहता है और ये तुमको जल्दी ही वार्म कर देगा। तब वो उससे कहती है येंशन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तब वो कहता है क्या सच में। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और फिर सिंसिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कियाओ कह रही होती है अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। और फिर तभी येंशन उसके पास आती हुई कहता है ये लो ये गर्म है, तुम इसे जल्दी से पी लो। तब वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर तभी कोई गेट नॉक करती हुई कहता है मिस्टर येंशन क्या आप अंदर है। फिर येंशन जाकर गेट ओपन करता है और मेड उसे एक एनवलप देती हुई कहती है मिस्टर येंशन ये रहा आपके लिए एक लेटर और इसके अंदर नेक्स्ट बैटल की जगह और समय दिया गया है। तब वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और ये कहकर वो अंदर आ जाता है। और कियाओ हैरानी सी कहती है क्या नेक्स्ट बैटल, आखिरकार वो तुमसे दोबारा लड़ाई क्यों करना चाहता है, हम तो लास्ट बैटल में हार गए थे ना, तो ये क्या ये सब खत्म नहीं हुआ है। तब येंशन कहता है ये जाहिर है कि उसकी तरफ से ये खत्म नहीं हुआ है। और फिर कियाओ कहती है और मुझे हमेशा से ही लग रहा था कि हाओ तियान के तुम्हारे प्रति बहुत ही बुरे इरादे हैं। हालांकि उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ समझौता कर लेगा, लेकिन हर बार वो तुमको मारना चाहता था। और अब बेहतर यही होगा कि हम उसके चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें और घर वापस चले जाए। और फिर येंशन उस कागज को आग में डालती हुई कहता है कल कोई तुमको घर वापस ले जाएगा। ये बात सुन कियाओ खुश होती हुई कहती है क्या सच में। एक मिनट रुको, तुमने क्या कहा कि कल कोई मुझे वापस ले जाएगा, तो फिर तुम्हारा क्या। तब वो कहता है मैं वापस नहीं जा सकता, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, और कुछ भी हो जाए मुझे ये गेम खेलना ही होगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। फिर कियाओ हैरानी सी कहती है आखिरकार वो इस बार किस तरह की लड़ाई चाहता है। तब वो कहता है पहाड़ चढ़ना है, वो भी जोड़ियों में, और ये बैटल परसों 3 बजे शुरू हो जाएंगी, और जो कोई भी सबसे पहले ऊपर चढ़ेगा वो जीत जाएगा। ये सुन कियाओ कहती है क्या पहाड़ पे चढ़ना, मैंने तो सोचा था कि पिछली बार की तरह कोई शूटिंग जैसा खतरनाक खेल होगा। मुझे अपनी सहन शक्ति पर पूरा भरोसा है, और जहाँ तक ठंड का सवाल है तो मैं ज्यादा कपड़े पहनूंगी और तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ये सब बातें सुन येंशन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सरल सोच रही हो, ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। को जिस पहाड़ पे चढ़ना है उस पहाड़ की ऊंचाई 3000 मीटर है, और इसके अलावा वो पहाड़ पूरे साल भर बर्फ से ढका हुआ होता है। और इसी के साथ साथ उस पहाड़ पर ढेर सारे जहरीले जानवर भी है, जैसे कि सांप और बिच्छू, और अगर गलती से किसी जहरीली चीज ने काट लिया तो बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन वो घबराती हुई कहती है क्या इतनी खतरनाक जगह है वो। हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर भेड़िया और भालू जैसे बहुत ही खतरनाक जानवर भी है। की बात सुन वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती हुई कहती है बस चुप हो जाओ। और आगे येंशन कहता है मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है, और इसके अलावा हाओ तियान मुझे वहाँ मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, और इसके साथ तुम्हें मेरे साथ इन सभी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, और इसीलिए क्या तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अगर इस समय मैं मर जाता हूँ तो तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगी। अब मैं अपने प्राइवेट जेट को कॉल करने जा रहा हूँ ताकि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। क्या उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है लेकिन अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगे, और ये बैटल 2 पार्टनर के बीच में है, अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो तुम्हें दूसरा पार्टनर कहाँ से मिलेगा। तुमने खुद मुझे यहाँ पर लाया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही मुझे वापस घर ले जाओ। इसकी बात सुन येंशन उसे गले लगाती हुई कहता है हाँ ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। और फिर सिंसिफ्ट तरह वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और कियाओ कहती है वाव ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर एक व्यक्ति येंशन से कहता है मिस्टर येंशन ये एक फ्लेयर गन है, अगर आपको कोई खतरा महसूस हो तो आप इसे फायर कर देना, तब हम आपको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और बेशक इसका मतलब ये भी रहेगा कि आप इस बैटल से बाहर हो जाएंगे। तब येंशन कहता है हाँ ठीक है, और ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तभी कियाओ कहती है 1 मिनट रुकिए सर, वापस जाकर आप ये लेटर को मिस्टर फू वेंचन को दे दीजिएगा, में वो सब बातें लिखी गई है जो कि मैं उनसे कहना चाहती हूँ। और फिर सिंसिफ्ट कुछ समय बाद वो दोनों पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, और येंशन उससे ही कहता है कियाओ हालांकि ये तुम्हारी पर्सनल बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने फू वेंचन को क्या लिखा। उसकी ये बात सुन कियाओ कहती है तुम पूरे रास्ते भर चुप
रहे हो और क्या तुम पूरे रास्ते भर इसी बारे में सोच रहे थे? और मनमी कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ? और येंशन उससे कहता है हाँ मैं इसी बारे में सोच रहा था। ये सुन के मुंह फेरती हुई कहती है तुमने अभी अभी कहा ना कि मेरी पर्सनल बात है तो मैं तुमको क्यों बताऊँ, मैं तुमको नहीं बताऊंगी। तब येंशन कहता है ठीक है। फिर वो चिल्लाती हुई कहती है तुम रुको, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तब येंशन कहता है जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि तुमने फू वेंचन को क्या लिखा है तब तक हम ब्रेक नहीं लेंगे। ये सुन वो चिल्लाती हुई कहती है नहीं। और फिर सिर्फ कुछ समय बाद वो कहती है आखिरकार अब मैं ब्रेक ले सकती हूँ। फिर येंशन उससे कहता है तुम अपने पेट के बल जमीन पर मत लेटो, नहीं तो इससे तुम्हें कोल्ड हो सकता है, और ये लो जितना हो सके तुम उतना पानी पियो। तब वो ब्लश करती हुई कहती क्या पानी? नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर येंशन उस पानी को खुद पीने लगता है और ये देख वो कांपने लगती है। और आगे येंशन उससे कहता है क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुमको कहीं पेट में क्रैम्प आया है या फिर तुम्हें कहीं चोट लगी है, बताओ। तब उसे कहती है वो मुझे टॉयलेट जाना है। और फिर मम्मी कहती है सच में ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और फिर सिर्फ उतर वहीं दूसरी तरफ वो लड़की हाउतियान से कह रही होती है हाउतियान हम 10 मिनट से यहीं पर खड़े हुए हैं, आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या हम पहाड़ की चोटी पर नहीं जा रहे हैं? तब वो कहता है नहीं चलो वापस चलते हैं। ये सुन वो हैरानी सी कहती है क्या? और फिर वो आगे कहता है बहुत जल्द बर्फबारी होने वाली है और मैं येंशन के साथ इस पहाड़ पे मरना बिल्कुल नहीं चाहता। और फिर सिर्फ तरफ येंशन को देखते हैं जो कि क्या उसे कह रहा होता है चलो ठीक है अब तुम बाहर आ सकती हो। और फिर क्या ब्लश करती हुई कहती है तुम ज्यादा दूर मत जाओ और मुझे इस तरह मत देखो। और फिर येंशन कहता है ठीक है तो फिर मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कहकर वो थोड़ा आगे निकलता है और आसमान की ओर देखते हुए मन में कहता है क्या आज बर्फबारी होने वाली है? और फिर तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज सुन वो तेजी से भागती हुई कहता है क्या? और हम देखते हैं कि क्या के सामने एक स्नेक होता है और उसे देख कांपती हुई कहती है येंशन मेरी मदद करो। और येंशन वहाँ पर पहुँच जाता है और चौंकते हुए मन में कहता है अरे नहीं ये तो एक जहरीला सांप है। और उसे कहता है क्या सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, सांपों को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, वो आमतौर पर हिलती हुई चीजों पर ही हमला करते हैं। ये सुन वो कांपती हुई कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। वहीं वो स्नेक घूमने लगता है और ये देख येंशन मन में कहते हैं क्या ये उसकी एक अटैकिंग पोजीशन है? और तभी स्नेक उस पर अटैक करता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। और तभी येंशन नाकर उस स्नेक को लात मारता है और तभी स्नेक घूमकर उसके पैर पे काट लेता है। और ये देख क्या चलती हुई कहती है येंशन। और फिर सिर्फ वहीं दूसरी तरफ हम फू वेंचन को देखते हैं जहाँ पर वो कियाओ का वो लेटर पढ़ रहा होता है और कांपती हुई कहता है नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उसके पास हाउतियान आती हुई कहता है क्या हुआ फू वेंचन, क्या कुछ गड़बड़ है? तब वो से वो लेटर देती हुई कहता है ये देखो येंशन सब कुछ जानता है। और फिर वो उससे वो लेटर लेती हुई कहता है क्या ये उसकी वाइफ ने लिखा है? उस लेटर को देखती हुई कहता है उसने कहा है कि हम दोनों का कर्ज है और वो हमें अपनी जान देकर कर्जदार बनाना चाहता है और अपनी जान देकर भुगतान करो। तुम सच में इस पर भरोसा करते हो? और वैसे भी येंशन जैसे एक व्यक्ति के पास विवेक कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आखिरकार तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और फू वेंचन मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन वो दोनों पहले से ही पहाड़ों में हैं और अब हम इसका पछतावा नहीं कर सकते, क्यों है ना? और फिर सिर्फ वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर तूफान शुरू हो चुका होता है। येंशन तुम्हारे इस घाव का सिंपल ट्रीटमेंट किया गया है और अब तो बर्फबारी भी हो रही है, इसीलिए तुम इस बैटल को भूल जाओ और मदद के लिए फू वेंचन को मैसेज भेजो। तब वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तापमान अभी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इस बर्फबारी में हम बचाव के लिए इंतजार नहीं कर सकते और इसीलिए हमें खुद ही कहीं रुकने की जगह ढूंढनी होगी। और फिर मन में कहता है और इसके अलावा मुझे पूरा यकीन नहीं है कि फू वेंचन मुझे बचाने के लिए आएगा या फिर नहीं, और अभी मुझे सबसे पहले कियाओ को सुरक्षित करना होगा। भले ही मैं ना रहूं लेकिन फिर भी वो वापस जाने का रास्ता ढूंढ सके। फिर कियाओ से कहती है लेकिन हमें यहाँ रुकने की जगह कहाँ मिलेंगी, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। येंशन कहता है जहाँ तक मुझे याद है कि इस तरफ कहीं गुफा होनी चाहिए। और फिर वो दोनों उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ फू वेंचन अकेला बैठा हुआ होता है। तभी बटलर उसके पास आते हुए कहता है मिस्टर फू वेंचन आपने पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं खाया, लीजिए खाना खा लीजिए। वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर बटलर कहता है लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ और डेथ के बीच में कुछ भी नहीं। ये सुनवा रानी सी कहता है क्या लाइफ और डेथ?
फिर बटलर आगे कहता है मिस्टर फू वेंचन आप उस तरफ देखिए, और इस सिग्नल को देख फू वेंचन कहता है क्या ये येंशन का सिग्नल है। और फिर सिंसिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ वो दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। और क्यों अंदर आती हुई कहती है मैंने फ्लेयर गन चला दी, और क्यों अंदर आती हुई कहती है मैंने फ्लेयर गन चला दी है। और अब अंधेरा भी हो चुका है तो फ्लेयर गन ज्यादा चमकेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि फू वेंचन जल्दी ही उस फ्लेयर गन को देख लेगा और मदद के लिए आएगा। क्या हुआ येंशन, आखिरकार तुम कुछ कहते क्यों नहीं। और फिर वो उसे टच करती है। तभी येंशन बाजू में गिरता है और ये देख वो चिल्लाती हुई कहती है येंशन अरे नहीं वो सांप के जहर से बेहोश हो गया, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। और फिर वो येंशन की पेंट फाड़ती है और उस घाव को देख अरे नहीं ये तो बहुत ही बुरा है, हालांकि मैंने इसका पहले इलाज किया था लेकिन अभी भी उसके शरीर में सांप का जहर है। और फिर क्या जहर निकालने की कोशिश करती है। और फिर कुछ समय बाद येंशन को होश आता है और क्या हैरानी सी कहती है तुम जाग गए। और वो कहता है क्या, और वो कहती है हाँ मैं यहीं पर हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लगभग सुबह हो ही गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि फू वेंचन जल्दी ही हमारे लिए आएगा। फिर येंशन आगे कहते है तुमने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और सांप के जहर के बारे में क्या। फिर क्या वो कहती है मैंने सांप के जहर को चूस कर निकाल दिया, लेकिन हो सकता है कि अभी भी तुम्हारे शरीर में कुछ हो और जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें। तभी येंशन चिल्लाती हुई कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, और क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे शरीर में जा चुका हो। तो फिर क्या रोती हुई कहती है हाँ लेकिन मैं तुम्हें इस तरह खड़े होकर मरते हुए नहीं देख सकती थी ना। और उसे ये कहता देख येंशन कहते है तुम सच में बेवकूफ हो, ये बैग लो और तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। और रात भर बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है तो ध्यान रखना कि कहीं तुम फिसल न जाओ। और फिर क्या वो कहती है लेकिन मैंने पहले ही सिग्नल भेज दिया है तो क्या यहाँ रुक कर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। तब येंशन कहता है हमें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला, अगर बचना है तो तुम्हें खुद ही चलकर यहाँ से निकलना होगा। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या। और फिर सिंसिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ फू वेंचन अपने व्यक्ति से कह रहा होता है कि तुमने जगह को कंफर्म कर लिया है। वो व्यक्ति कहता है हाँ जगह को कंफर्म कर लिया गया है। और फिर फू वेंचन कहता है बढ़िया, और चार्ली की रिसर्च टीम को जल्दी से ये इन्फॉर्म कर दो। तो वो व्यक्ति कहता है यस सर। और फिर फू वेंचन हेलीकॉप्टर में बैठता है। अभी वहाँ हाउतियान आती हुई कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं येंशन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, और तुम ये बात पहले से ही जानते हो ना कि हम ये सब कर चुके हैं है ना, तो आखिरकार तुम उसे बचाने के लिए क्यों जा रहे हो। तब वो कहता है क्योंकि मैं इस तरह येंशन को मरते हुए नहीं देख सकता, और तुम और येंशन मेरे लिए अलग हो। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हो जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी और लापरवाह है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बहुत ही ज्यादा करीब हो। और इसीलिए भले ही तुम मुझे धोखा दो या फिर मेरा इस्तेमाल करो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इस जिंदगी में मानव जीवन से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं इस तरह आंख बंद करके खड़ा नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी परवाह है लेकिन इसकी वजह से मैं दोस्त का बलिदान नहीं दूंगा। फिर हाउतियान उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है प्लीज मत जाओ, तुम मेरी 1 मिनट बात तो सुनो। भले ही येंशन मर जाता है तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट होगा, इससे तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम अभी इसे अनदेखा कर देते हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। इसकी ये बातें सुन फू वेंचन अपना हाथ झटकती हुई कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है क्या कहा तुमने। और फिर फू वेंचन आगे कहता है हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर सिंसिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ याओ ने येंशन को अपनी पीठ पर उठाया हुआ होता है और उससे कहती है येंशन तुम ठीक हो ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो आगे कहता है क्या अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हम दोनों में से ही कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, प्लीज तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। अब वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। और येंशन तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर येंशन की आंखें बंद हो जाती है और घबराती हुई वो कहती है येंशन तुम इस तरह मर नहीं सकते, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती हूँ, जल्दी करो उठ जाओ और मैं तुम्हें जरूर यहाँ से बाहर निकालूंगी। और फिर तभी कियाओ का पैर एक खोखली जगह पे पड़ता है और वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और कुछ समय बाद कियाओ को होश आता है और वो कहती है येंशन तुम ठीक तो हो ना, येंशन प्लीज जाग जाओ। अरे नहीं मेरा पैर, और अब मैं इस वक्त घायल हूँ तो हम दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे।
और फिर सिर्फ टूतर वहीं दूसरी तरफ फू वेंचन उस गुफा पे पहुंचता है जहाँ पर फ्लेयर चली थी। तो व्यक्ति उससे कहता है मिस्टर फू वेंचन, हमें यहाँ पर पैरों के निशान मिले हैं जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं। और फिर फू वेंचन चलाते हुए कहता है चार्ली से जल्दी से बचाव अभियान शुरू करने के लिए कहो और अब जल्दी करो। अब वो व्यक्ति कहता है यस सर। और वहीं दूसरी तरफ कियाओ येंशन को अपनी पीठ पर बांधती है और आगे बढ़ती हुई कहती है येंशन, मैं जरूर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी और मौत बहुत ही अकेली चीज है और इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं मरने दूंगी। और तभी कियाओ को कुत्ते के भौंकने का साउंड आता है और वो पीछे घूमते हुए हैरानी से कहती है क्या मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे आखिरकार कुत्ते के भौंकने का साउंड क्यों आ रहा है। फिर वो आगे वो व्यक्ति कहते है मिस कियाओ, हम रेस्क्यू टीम से है और अब आप सुरक्षित है। और कियाओ आंखें बंद करती हुई कहती है आखिरकार अब हम सुरक्षित है। फिर वो गिर जाती है और वो व्यक्ति आगे बढ़ती हुई कहता है मिस कियाओ। और फिर सिर्फ टूतर में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ येंशन को होश आता है और कहता है कियाओ। और वहीं उसके पास फू वेंचन बैठा होता है और उससे कहता है येंशन, आखिरकार तुम जाग ही गए, तुम 3 दिनों से बेहोश थे। और वो थोड़ा घबराती हुई कहता है कियाओ, कियाओ कहाँ पर है, बताओ मुझे। तब वो उससे कहता है वो तुम्हारे बगल वाले बेड पर है, तुम चिंता मत करो, उसे बस कुछ मामूली चोटें आई है और वो थकावट के कारण अभी तक सो रही है। और जब तक रेस्क्यू टीम ने तुम लोगों को पाया तब तक कियाओ ने तुमको नीचे लगभग ला ही लिया था। और अगर वहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँचती तब भी कियाओ तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती। चलो ठीक है, अब जब तुम जाग ही गए हो तो मैं राहत की सांस ले सकता हूँ और अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं बाद में तुमको देखने के लिए आऊंगा। तब येंशन उससे कहते है दरअसल तुमको दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और एक समय था जब तुमने और हाउतियान ने मेरी जान बचाई थी। उस समय मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक पुराने से घर में छोड़ दिया था और मैं लगभग भूखमरी के कगार पर था। फू वेंचन कहता है हाउतियान, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। वो उससे कहते है तुम पीछे हटो और फिर वो कांच तोड़ देता है। और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और वो उससे कहता है हेलो, मेरा नाम फू वेंचन है और मेरा नाम हाउतियान है और अब से हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर येंशन कहता है हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए बस एक मामूली बात हो, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है और मैं हमेशा आभारी रहूंगा। फू वेंचन कहता है येंशन, हाउतियान का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब वो उससे कहता है प्लीज तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हर एक पल का कर्जदार हूँ, लेकिन अब से मैंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया है और अब इसी पल से चाहे कुछ भी हो या कोई भी कारण हो, तुम दोनों का मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। और उसकी ये बातें सुन वो दंग रह जाता है और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आता है और तभी वो लड़खड़ाता है। तभी वहाँ बटलर आकर उसे संभालती हुई कहता है मिस्टर फू वेंचन, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ, क्या मिस्टर येंशन ने आपको माफ करने से इनकार कर दिया। अब वो कहता है खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है, सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और फिर सिर्फ टूतर में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन बुक पढ़ रहा होता है। और फिर तभी कियाओ को होश आता है और हैरानी सी मन में कहती आखिरकार मेरे चेस्ट पर इतना प्रेशर क्यों आ रहा है। येंशन, तुम पागल हो चुके हो और तुमने एक टेबल के रूप में मेरे चेस्ट को इस्तेमाल किया। तब वो उससे कहता है माफ करना, यहाँ पर कोई और टेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि। तब वो उससे गुस्से से कहती तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। और ये कहकर वो उसके हाथ को बाइट करती है। तब येंशन उससे कहता है क्या तुम कोई वेम्पायर हो और इस वक्त मैं एक पेशेंट हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो उससे कहती है हाँ मैंने ये सब जानबूझकर किया और इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर मरीज हूँ तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो वो उससे कहते है क्या ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। और क्या येंशन को अपने पास आता देख उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो उससे कहता है मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तब वो गुस्से से उससे कहती है तुम। फिर वो तेजी से वहाँ से जाती हुई कहती है माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। येंशन चिल्लाती हुई कहता है आउश, तुमने मेरे पैर पर लात मारी। कि ये बात सुन वो घूमती हुई कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना, लाओ मुझे तुम्हारा पैर देखने दो। और फिर येंशन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है क्या तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बोल्ड होती जा रही हो और तुम मुझसे बिल्कुल भी भाग नहीं सकती। तो वो कहती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। और फिर क्या उसे ऐसा करता देख ब्लश करती हुई कहती है येंशन क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है, और ये एक हॉस्पिटल है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ पर किसी भी वक्त डॉक्टर आ सकते हैं। तो वो उसी कहता है मैंने उन लोगों से पहले ही कह दिया है कि वो बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब ना करे। तब क्या वो कहती है लेकिन साउंड। वो उसी कहता है तो इसीलिए तुम्हें आवाज ना करने की कोशिश करनी चाहिए। तब वो ब्लश करती हुई कहती है तुम यहाँ पर और भी ज्यादा पेशेंट है। और फिर सिर्फ टूतर में कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर बाइगिंग कह रही होती है श्रीमो ये तुम हो ना।
तब वो मास्क उतारती हुई कहता है मैंने तुमसे पिछली बार कहा था ना कि तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना, और मैंने तुमको पैसे दे दिए थे, तुमने जितने मांगे थे, तो आखिरकार तुम्हें अब और क्या चाहिए। तब बाइकिंग कहती है क्या तुम सबसे पहले बैठ सकते हो, और मैं तुम्हारा फेवरेट लाटे ऑर्डर करती हूँ। फिर सुइमो कहते है तुम ये गोलमोल बातें करना बंद करो, बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। तब वो कहती है कुछ खास नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम अगली फिल्म में एक मिस कियाओ के साथ फिर से काम करोगे, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस फिल्म में फीमेल सपोर्टिंग रोल के लिए रिकमेंड करो। तब सुइमो सी कहता है हम कुछ समय के लिए ही एक साथ थे, और तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तब बाइकिंग सी कहती है जब तुम ये देखोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपना मन बदल लोगे। तब वो कहता है वीडियो है या फोटो, और इसकी मदद से तुम मुझे ब्लैकमेल करने जा रही हो, या फिर तुम इसे किसी एंटरटेनमेंट न्यूज एजेंसी को देने जा रही हो। उसकी ये बातें सुन बाइकिंग घबराती हुई कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला। तब वो कहता है क्योंकि मैंने इस तरह की तरकीबें काफी देखी है, और मैंने तुमको पैसे सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि तुम अपनी गरिमा बनाए रख सको, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तुम मुझे धमका सकती हो तो तुम गलत हो, और अब तुम आगे बढ़ सकती हो। इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करो, या फिर तुम इस वीडियो को किसी मीडिया को भेज दो, लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोगों के द्वारा नहीं देखा जाएगा। भी बाइकिंग उससे कहती है और क्या ये बात क्या जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो, और क्या तुम जानते हो कि उस रात तुम बार बार उसका नाम पुकार रहे थे, और क्या तुम इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहोगे, ये लो। फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग प्ले करती है, और उसमें वो कह रहा होता है कियाओ मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारा दीवाना हूँ कियाओ। आगे बाइकिंग कहती है और उस पार्टी में जिस व्यक्ति ने कियाओ को किस किया था वो उसका लवर था, क्यों है ना। मैंने इस पर अच्छी तरह से गौर किया, और मैंने पाया कि वो तुम्हारा भाई येनशेन था। और अगर उसने ये रिकॉर्डिंग सुन ली तभी सुइमो से वो फोन छीन कर तोड़ देता है, और आगे कहता है मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे इविल साइड को मत पुकारो। और फिर बाइकिंग कहती इसका कोई मतलब नहीं है, भले ही तुमने मेरा फोन तोड़ दिया हो, लेकिन मैंने पहले ही इस रिकॉर्डिंग को क्लाउड पर अपलोड कर दिया था, और अब मैं ना केवल तुम्हारे भाई को ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी बल्कि कियाओ को भी सुनाऊंगी। और उसकी ये सब बातें सुन सुइमो उससे कहता है बहुत ही बढ़िया, और मैं तुमको सर्कल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सकता कि फीमेल सपोर्टिंग रोल कौन निभाएगा। परसों की रात को एक पार्टी है, और वहाँ पर मैं तुमको डायरेक्टर से मिलाऊंगा, बस तुम मेरे मैसेज का इंतजार करना। तब वो कहती है हाँ ठीक है मैं इंतजार करूंगी, और मन में कहने लगती है यस आखिरकार मैंने ये कर ही दिखाया, मैं एक नई जिंदगी जीने जा रही हूँ, बस मुझे इसका इंतजार है। और फिर स्विफ्ट तरफ वही दूसरी तरफ कियाओ घर पहुंच जाती है, और तभी जनरल उस पर जंप मारकर उसे लिक करने लगता है। तब कियाओ सी कहती है रुक जाओ जनरल, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा गुदगुदी हो रही है। और येनशन सी कहता है जनरल तुम ये क्या कर रहे हो। जनरल सबसे पहले तुम बैठ जाओ, जब तुम लोगों पर झपटते हो तो तुम उन्हें डराते हो, और ये एक बहुत ही बुरी बात है, समझ गए तुम। तो फिर कियाओ उसके सर पर हाथ घुमाती हुई कहती है तुम उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो जनरल, चलो मजे करते हैं। फिर कियाओ बॉल फेंकती हुई कहती है कैच करो जनरल। वो बॉल जाकर येनशन के पास रुकती है, और फिर येनशन उस बॉल को उठाती हुई कहता है कियाओ तुम अभी उसके साथ नहीं खेल सकती, अभी थोड़ी देर पहले उसने तुम पर झपट्टा मारा, और तुम गेंद देकर उसको रिवॉर्ड दे रही हो, तो वो तो ये सोचेगा कि उसने सही काम किया है। अगली बार जब भी तुम घर वापस लौटोगी तो जनरल तुम पर झपट्टा मारेगा, और इससे तुम गिरकर तुम्हें चोट भी लग सकती है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब फिर क्या उससे बॉल लेती हुई कहती उसने मुझ पर झपट्टा इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, एक डॉग का मिशन हमेशा खुश रहना है, तो बस उसे रहने दो। फिर वो उसके साथ खेलने लगती है, और येनशन उससे कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं फ्यूचर में हमारे बच्चों की देखभाल में तुमको नहीं करने दे सकता, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब वो हिचकिचाती हुई कहती है क्या बच्चे। तब वो सी कहता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो। तब वो ब्लश करती हुई कहती है बिल्कुल नहीं। तब वो कहता है क्या ऐसा है। फिर वो चिल्लाती हुई कहती है तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। और फिर येनशन कियाओ को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, और इसी दौरान वो उससे कह रही होती है येनशन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम मुझे जाने दो। तब वो उससे कहता है तुम पूछ रही थी ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, इसीलिए मैं तुमको ये सब दिखाना चाहता हूँ, और ये वही है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। और येनशन की ये सब बातें सुन वो चिल्लाती हुई कहती है येनशन तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। तब वो कहता है सच में, और इसीलिए मुझे और कुछ शर्मनाक भी करना चाहिए। और फिर स्विफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर डिलीवरी बॉय आता है, या यहाँ पर ब्यूटी चैन की स्वीट हार्ट रहती है। तब क्या उसके पास आती हुई कहती है हाँ वो मैं हूँ। तब फिर वो डिलीवरी बॉय
कहता है ये रहा आपका पार्सल, और फिर वो उससे वो पार्सल ले लेती है और अंदर आ जाती है और कॉल पर कहती है चेंकियान तुमने मेरा रिसेप्शनल नाम यूज किया। और जब मैंने डिलीवरी बॉय के मुंह से मेरा नाम सुना तो मैंने सोचा कि ये अब जमीन फट जाएंगी। तब चेंकियान कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है और तुम हमेशा से ही मेरी स्वीट हार्ट हो। ये सुन के वो कहती है बस अब तुम ऐसा कहना बंद करो। वैसे चेंकियान तुमने मुझे इस बॉक्स में क्या भेजा है? अब चेंकियान कहती है मैंने तुमको बढ़िया क्वालिटी वाली ऊन की गेंदें भेजी है। और वो देखो हैरानी सी कहती है तुमने ये सब मुझे क्यों भेजा? तब चेंकियान कहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और मुझे ऊन का एक स्कार्फ चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा था और तभी मुझे याद आया कि तुम उनका स्कार्फ तुम बना सकती हो क्योंकि तुम इन सब कामों में काफी ज्यादा बढ़िया हो। फिर क्या उसी कहती है क्या तुम्हें इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? और तभी डोरबेल बजती है और वो घबराती हुई सी कहती है ठीक है अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए ये बना दूंगी। फिर वो जाकर जल्दी से गेट ओपन करती है और हैरानी सी कहती है क्या मेरे लिए एक और डिलीवरी? और वहीं उसके सामने शुइमो खड़ा होता है और उससे कहता है बेवकूफ लड़की मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। और निंगशी उसे नफरत से देखने लगती है और उसे से खुद को देखता देख शुइमो उससे कहते हैं तुम्हारी ये किस तरह के लुक है? आगे वो उसे कहती है अंदर आ जाओ। और आखिरकार तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है? तब शुइमो कहता है मैंने यहाँ पर विजिट तब किया था जब इस घर को सजाया जा रहा था एकदम परफेक्ट करने के लिए, और तुम हो जो कि असली घुसपैठिया है। तब क्यों ब्लश करती हुई कहती है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं थी वो जो यानशन और तुम्हारे बीच आई थी? वो कहता है हाँ बेशक, और तुम्हारी शादी के बाद ही हम दोनों अलग हो गए। ये आखिरकार तुमने इतनी सारी उनकी गेंदें क्यों खरीदी है? तब वो कहती है नहीं मैंने इन सभी को नहीं खरीदा है बल्कि मेरी एक दोस्त है उसने मुझे ये सब भेजा है और वो ये चाहती है कि मैं उनका इस्तेमाल कर उसके लिए उनका स्कार्फ बनाऊं। ये सुन शुइमो उससे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी एक स्कार्फ चाहता हूँ। ये सुन वो चौंकती हुई कहती हूँ क्या? तब वो सी कहते है तुम हैरान क्यों हो जब मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तुम्हें अपनी ये खुशनसीबी समझनी चाहिए। तब क्या उसी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब वो गुस्से से कहता है तुम सच में कितनी ज्यादा कंजूस हो क्या हो? फिर वो उसी कहती है तुम ये सब बातें छोड़ तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर आए क्यों हो? और अगर तुम यानशन के लिए आए हो तो यानशन घर पर नहीं है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम कंपनी जाओ। तब शुइमो कहता है दरअसल मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसका नाम बाइगिंग है? तब क्या उसी कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ और वो तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन है, क्यों क्या हुआ? तब शुइमो कहता है मैं तुमको एक सलाह देता हूँ, तुम जितना ज्यादा हो सके तुम उससे दूर रहना, वो बिल्कुल भी एक अच्छी इंसान नहीं है। उसकी ये बातें सुनहरानी से वो कहती हूँ तुम अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कुछ हुआ है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ हो जब मैं उसके साथ नहीं थी तो? ये सुन वो चिल्लाती हुई कहता है तुम चलो छोड़ो भी, और जो मुझे तुमसे कहना था वो मैंने कह दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम इस पर भरोसा करो या फिर ना करो। और अब मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी शुइमो। और फिर सिंसिफ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शुइमो पहुँच जाता है। उसे आता देख बाइकिंग उसी कहती है शुइमो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रही थी कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो मैं क्या करूँगी। फिर शुइमो से डॉच करती हुई कहता है हम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब नहीं है तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर आगे शुइमो कहता है आज रात के सभी गेस्ट इन्वेस्टर्स से और उन्हीं के पास अधिकार है कि वो किसे फीमेल सपोर्टिंग रोल के लिए सिलेक्ट करते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो तुम्हें उन्हें किसी भी तरह खुश करना होगा ताकि वो सपोर्टिंग रोल के लिए तुम्हें चुने। उसकी ये बात सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या उन्हें खुश करना होगा, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर लाए हो क्यों, है ना? और इसके बावजूद भी मुझे उन इन्वेस्टरों को खुश करना होगा। वहाँ की एक एम्प्लॉय गेट ओपन करती हुई कहती है मिस्टर शुइमो इस तरफ आइए। फिर शुइमो से कहता है मैं सिर्फ एक मॉडल हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरा सहारा लेकर सक्सेस की गारंटी पालोगी। वो थोड़ी घबराती हुई कहती है लेकिन अगर मुझे वो काम करना है तो मुझे। फिर वो एम्प्लॉय कहती है हम पहुँच गए और मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि गेस्ट प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अब आपको अंदर जाना चाहिए। शुइमो से कहता है आपका शुक्रिया। फिर बाइकिंग से कहता है मैं तुम्हें पहले ही यहाँ पर ला चुका हूँ,
अब तुम यहाँ पर इस तरह घबराओगी तो मैं अपने सोशल कनेक्शन खो दूंगा। मैं अब तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम अंदर चल रही हो या फिर नहीं। और फिर वो मन में कहने लगती है, मैं अपना सपना पूरा करने के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ और अब मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ, और अब बस मुझे लेटने की जरूरत है। और आगे उसी कहती है, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। तो ये कहता है, देख शुइमो गेट ओपन करती हुए मन में कहता है, ये तुम्हारा अपना फैसला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बाद में इस पर रिग्रेट नहीं करोगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में येंशन और येलू को देखते हैं, जहाँ पर येलू कह रहा होता है, मैंने पूरे दिन भर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इसके बावजूद भी इतने सारे डॉक्यूमेंट है जिन्हें पढ़ना भी बाकी है। फिर कुछ समय बाद वो लेटती हुई कहता है, अब तो मैं गया। और फिर येंशन कहता है, तुम्हें आज पूरी रात भर जग कर ये काम खत्म करना है और जब तक तुम सो नहीं सकते। ये सुन येलू कहता है, तुम कितने ज्यादा पत्थर दिल हो, 1 महीने का काम कोई 1 दिन में कैसे कर सकता है। यहाँ पर तो ना ही कोई वाइन है और ना ही कोई लड़की, तो मेरा तो दिल अब टूटा जा रहा है। और फिर येंशन कहता है, अगर इस वक्त में तुम्हारे सामने नहीं होता तो तुम अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ एंजॉय कर रहे होते। और फिर येलू कहता है, और तब मुझे एक लड़की कहती है, सर आपको नेक्स्ट राउंड में नेकेट होना पड़ेगा। और फिर येंशन गुस्से से कहता है, तो क्या अब मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। मन में कहता है, और इसके अलावा मुझे कियाओ के हाथ का बना हुआ खाना खाने को भी नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद येलू कहता है, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता। उसकी बात सुन येंशन गुस्से से कहता है, मैं इस फाइल की मदद से तुम्हें मार डालूंगा। तब येलू कहता है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तब फिर येंशन कहता है, ठीक है आगे बढ़ो और मुझे देखने दो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ या फिर नहीं। और फिर येलू कहता है, आनिया अभी भी जिंदा हो सकती है। तभी येंशन रुक जाता है और हैरानी से कहता है, तुमने क्या कहा। आगे वो कहता है, तुम ये बात तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे दोस्त हर जगह से है। तो मेरी एक दोस्त है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है और वो एक दिन मेरे घर आई, उसने मेरी एक फोटो देखी जिसमें मैं आनिया के साथ था। ये लड़की। वो कहता है, क्या हुआ। इस फोटो में जो लड़की दिखाई दे रही है, शायद से मैंने इस लड़की को हमारे हॉस्पिटल में देखा है। ये सुन येंशन कहता है, क्या हॉस्पिटल में। तो फिर येलू कहता है, हाँ तो क्या मुझे उसकी जांच करनी चाहिए। और येंशन, मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से तुम कियाओ के बहुत ही ज्यादा करीब हो और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम सच में कियाओ को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, हालांकि तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर क्या होगा, अगर सच में आनिया जिंदा होंगी तो तुम क्या करने वाले हो। और प्लीज तुम इस बात को इग्नोर मत करो। फिर येंशन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि आनिया मेरे लिए अनोखी है और मैं ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और अगर ये वो नहीं है तो जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और फिर येलू कहता है, लेकिन क्या होगा अगर सच में आनिया जिंदा होंगी तो फिर कियाओ का क्या होगा। फिर येंशन कहता है, हमें सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा ये सच है भी या फिर नहीं। और फिर सीन शिफ्ट वही दूसरी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा होता है, मिस्टर श्रीमो मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस पार्टी में मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको यहाँ पर पाकर बहुत ही ज्यादा खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। अब श्रीमो कहता है, आप बहुत ही ज्यादा विनम्र है मिस्टर ली, और वैसे भी मिस्टर ली आप मेरे फिल्म के इन्वेस्टरों में से एक इन्वेस्टर है, तो मैं आपकी पार्टी को कैसे मिस कर सकता हूँ। और फिर मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर श्रीमो आप सच में ये बात जानते हैं कि मुझे किस तरह खुश करना है। और वैसे भी मिस्टर श्रीमो की फिल्म को। और तभी बाइगिंग उसकी बात करती हुई कहती है, हेलो सर मेरा नाम बाइगिंग है और मुझे मिस्टर श्रीमो की फिल्म में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है और मैं उनकी फिल्म में फीमेल सपोर्टिंग रोल निभाना पसंद करूंगी। तब मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर श्रीमो क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। और मुझे तो लगा था कि सर्कल के सभी लोगों को हमारे रूल्स पता होंगे। तब श्रीमो कहता है वो। और तभी बाइगिंग कहती है, प्लीज आप मिस्टर श्रीमो को दोष ना दे, और मैंने तो उन पर जोर दिया था कि वो मुझे अपने साथ यहाँ पर ला सके और ये सब मेरी ही गलती है। तब श्रीमो कहता है, मिस्टर ली जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और इसीलिए मैं मदद के लिए आपके पास आया हूँ। तब वो कहता है, ओह मैं समझ गया। और आगे कहते, क्योंकि तुम श्रीमो की दोस्त हो मैं तुमको एक मौका देना चाहूंगा, चलो तुम मेरे साथ आओ, चलो हम एक ऑडिशन कर लेते हैं। ये सुन बाइकिंग कहती है, क्या सच में। और मन में कहती है, मैं पास हो गई। और आगे कहती है, मिस्टर ली मुझे बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना था। फिर श्रीमो अपना फोन देखता है जहाँ पर एक जासूस ने
ने उसे मैसेज किया होता है। मिस्टर शुइमो, मुझे सब कुछ पता चल गया। उस लड़की ने आपको उस दिन पार्किंग में दूर ले गया और आपने उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। फिर मैं होटल भी गया था पूछताछ करने के लिए और मुझे पता चला कि आपके और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो झूठ बोल रही थी। और ये मैसेज देख वो गुस्से से मन में कहता है, बाइगिंग, तुमने खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदा है। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है और तभी गेट ओपन होने का साउंड आता है और आवाज सुन के हैरानी सी कहती है, क्या येंशन ये तुम हो? येंशन, तुम तो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो और क्या तुमने कुछ खाया? और मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। येंशन, क्या बात है, आखिरकार तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं? तब वो उसे गले लगाती हुई कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ। और येंशन कियाओ को गले लगाती हुई कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ। कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे तो लगा था कि कुछ हुआ है। हमारा दिन बहुत ही लंबा रहा होगा डियर येंशन। येंशन उसे अपने पास खींचते से कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तब ये सुन वो ब्लश करती हुई कहती है, क्या किस? वहाँ से जाती हुई कहती है, तुम कितने ज्यादा बुरे हो और अब चलो मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। और वहीं येंशन कह रहा होता है, हमें एक दूसरे के साथ कितना लंबा समय हो चुका है, लेकिन तुम फिर भी अभी भी शर्माती क्यों हो? सिर्फ कुछ समय बाद की आवाज देती हुई कहती है, येंशन, खाना तैयार है। वो कहता है, हाँ ठीक है। इसकी नजर बाजू में पड़ती है और वो बुक्स उठाकर देखने लगता है। तभी क्या बात हुई कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये देख वो हैरानी से मन में कहती है, अरे नहीं, मैं उसे रखना भूल गई। और फिर येंशन कहता है, मुझे याद है कि तुमने 1 साल के लिए स्कूल से सस्पेंशन के लिए अपील किया था, लेकिन अभी भी ये सब यहाँ पर हमने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर क्या ब्लश करती हुई कहती है, मैंने उस वक्त स्कूल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आनिया का वो एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही में मैं कुछ और चीजों से भी निपट रही थी और इसके अलावा मेरे डैड के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज भी था। लेकिन अब मैंने कुछ चीजें सुलझा ली है और इसलिए मैंने सोचा कि शायद अब स्कूल जाने का समय आ चुका है। मन में कहती, अरे नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं अब चीजों को और ज्यादा उलझा रही हूँ। और मेरे बातें सुनकर येंशन को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आनिया के एक्सीडेंट के बारे में भूल चुकी हूँ। येंशन उससे कहता है, चलो ठीक है, अब तुम स्कूल वापस जा सकती हो। उसे ऐसा कहता देखो हैरानी से कहती, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सहमत हो। फिर वो उससे कहता है, स्कूल जाना तुम्हारा अधिकार है और आखिरकार मैं तुम्हें जाने से क्यों ही रोकूंगा। अब मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। फिर क्याओ भी आगे बढ़ती हुई कहती है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। और फिर सिर्फ वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली कह रहे होते, मुझे वाइन पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन इसमें बहुत ही तीखी गंध आती है और हो सकता है कि शायद तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन तुम्हें इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या हुआ, क्या तुम नर्वस हो? तब वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब मिस्टर ली कहते, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहली बार है ना, तो होता है। और फिर बाइगिंग वो वाइन पीती हुई मन में कहती है, जैसे व्यक्ति को बिना एक्सपीरियंस वाली लड़कियाँ पसंद आती है। आगे कहती है, हाँ ये मेरा पहली बार है। ये सुन मिस्टर ली गुस्सा हो जाते हैं और आगे बढ़ती हुई कहते हैं, मुझे तो लगा था कि सर्कल के सभी मेरे दोस्तों को ये पता होगा कि मेरी चॉइस क्या है। आखिरकार उसने मुझे एक वर्जिन लड़की क्यों दी? तुम ये सब बातें भूल जाओ और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उनकी ये बातें सुन बाइगिंग चौंक जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, प्लीज रुक जाइए मिस्टर ली, मैं सीख सकती हूँ, आप क्या चाहते हैं बताइए। तो वो घूमती हुई कहते, क्या सच में? हाँ प्लीज आप कहिए, मैं आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ करूँगी। वो कहते, तो फिर ठीक है, 1 सेकंड रुको तुम। फिर वो उसे कुछ पिल्स देते हैं। तब वो कहती है, ये क्या है? तब मिस्टर ली कहते, वर्जिन लड़की के साथ खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तुम ये पिल्स ले लो, इससे तुम्हें आराम महसूस होगा और फिर हम दोनों साथ में एक अच्छी रात बिताएंगे। वहीं बाइगिंग कांपती हुई मन में कहने लगती है, अब मैं गिव अप कैसे कर सकती हूँ? अब जब मैं यहाँ तक पहुँची गई हूँ तो मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अब ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो उन पिल्स को खा लेती है और मिस्टर ली कहते, बहुत ही बढ़िया। और फिर कुछ समय बाद बाइगिंग कांपती हुई कहती है, मिस्टर ली मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं मिस्टर ली कॉल पर कह रहा होता है, लगभग ये हो ही गया है। और फिर शिफ्ट में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर मिस्टर ली कॉल पर कह रहे होते हैं, हेलो मिस्टर ज्यू, आप कैसे हो? आपने जो प्रोजेक्ट मुझे मेंशन किया था वो वाकई में बहुत ही बढ़िया है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मिस्टर ज्यू।
और फिर बाइकिंग उसे खींचती हुई कहती है मिस्टर ली, और वो कॉल कट करती हुई कहते क्या हुआ। वो कहती है मैं आपकी फिल्म के एग्रीमेंट को कब साइन कर सकती हूँ। वो गुस्से में कहते हैं मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें फिल्म में लेने वाला हूँ। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या, लेकिन पहले तो आपने। मिस्टर ली कहते हम बस एक नाइट के लिए ही साथ में थे और तुमने खुद ही अपनी मर्जी से ये सब करवाया, इसमें मैंने तुमसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करवाई। और आगे कहती है लेकिन शुइमो ने तो मुझसे कहा था कि जब तक मैं आपकी बात सुनती हूँ तो मैं। फिर आगे मिस्टर ली कहते और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो और तुम्हें पता है कि आखिरकार तुमने शुइमो के साथ क्या किया है और तुम्हें वीडियो लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों है ना। इसीलिए मैंने भी तुमको रिकॉर्ड किया है और लास्ट नाइट को तुम सच में बहुत ही ज्यादा चुलबुली थी और मैं तुमको ये वीडियो भेज सकता हूँ, तुम जब चाहो अपने हिसाब से इसे देख सकती हो। और हाँ तुम कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त और पूरी दुनिया तुम्हारा इस वीडियो में डेडिकेशन देख सकती है। बाइकिंग उसकी ये सब बातें सुन रोती हुई कहती है ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सिफ्ट तरम येंशन और येलू को देखते हैं जहाँ पर कार में येलू उससे कह रहा होता है ये लगभग तय है कि आनिया अभी भी जिंदा है, और येलू कह रहा होता है ये तो लगभग तय है कि आनिया अभी भी जिंदा है। इन परिवार ने उसे एक नया नाम दिया है लेकिन उसके चेहरे को नहीं बदला जा सकता। गाइस आनिया का नया नाम एंथिया है लेकिन मैं उसे आनिया ही कहूँगा। ये देख येंशन कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता चला कि आखिरकार उसने अपना नाम क्यों बदला है। तब वो कहता है नहीं, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन के कारण ऐसा हो सकता है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो अक्सर आती जाती रहती है। अब मेरे ख्याल से हम जल्दी उसे यहाँ पर देखेंगे। और फिर कुछ समय बाद हॉस्पिटल से आनिया बाहर निकलने लगती है और उसे देख येलू कहता है वो रही येंशन देखो। वहीं येंशन कार से बाहर निकलकर उसके पास जाने लगता है और वहीं आनिया की मॉम कह रही होती है धीरे चलो। आनिया कहती है मॉम मैं अब पहले से बेहतर हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और येंशन उसके पास पहुंचकर कहते है आनिया। उसे देखते ही आनिया मुंह फेर लेती है और मॉम कहती है आनिया ये येंशन है। और फिर वो आगे कहते है तुम्हें क्या हो गया है और तुम पलट क्यों गई। उसकी बातें सुन आनिया चिल्लाती हुई कहती है नहीं मैं आनिया नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं आनिया नहीं हूँ। ये सब देख येंशन हैरानी सी कहता है ये सब क्या हो रहा है। उसकी मॉम कहती है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। येंशन क्या तुम फ्री हो और क्या तुम मेरे साथ लिन फैमिली के मेंशन चल सकते हो। आनिया की ऐसी हालत देख वो कहता है हाँ ठीक है। फिर स्विफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति क्या से कह रहा होता है हमने सारी बेसिक फैसिलिटीज कंप्लीट कर ली है और अब तुम नेक्स्ट वीक से स्कूल आ सकती हो। उनसे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ प्रोफेसर क्यू, मिलते हैं फिर। वे उसी कहते एक मिनट रुको क्या मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो ये है कंट्री डी का एम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन लेटर है जिसकी मदद से तुम एम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो। नेक्स्ट ईयर के लिए एक सीट वहाँ पर खाली है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ। फिर क्या वो कहती है सर मैंने लगभग 1 साल से कोई भी पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए मुझे इस बात का भी डर है कि मेरी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। इसके अलावा मैं प्रोफेसर लिन की स्टूडेंट हुआ करती थी और मैं सच में आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अब मैं आपसे और ज्यादा रिसोर्सेस नहीं ले सकती। फिर वो उससे कहते क्या तुम मुझे मना करने में इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ये मौका दिया है। मेरे हिसाब से तुम्हारे अलावा कोई भी और नहीं है जो कि इसके लायक है। अगर तुम अच्छे ग्रेड ला लेती हो इससे मेरे स्कूल की रेपुटेशन इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा प्रोफेसर लिन तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तुम और लिन जियान काफी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट के रूप में बहुत ही अच्छी वैल्यू दी है। मैं तुमको सपोर्ट करके उनकी अंतिम इच्छाओं में से एक इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। और ली जियांग पहले ही डी कंट्री जा चुका है और मैं और प्रोफेसर लिन आप दोनों को एक साथ देखना वहाँ पर पसंद करेंगे। क्यों हिचकिचाती हुई कहती है सर ली जियांग और मैंने बहुत ही समय पहले ब्रेकअप कर लिया था और अब मैं शादीशुदा हूँ। ये सुन वो थोड़े हैरान होते हैं और कहते अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सीट रखूंगा। अगर क्या तुम 3 महीने में अपना मन बदलती हो और अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है। फिर वो कहती है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर क्याओ ने बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। क्याओ के बाहर निकलते ही चेंग क्यान उसे गले लगाती हुई कहती है आखिरकार मैं तुम्हें पा ही लिया। उसे ऐसा करता देख क्याओ उससे कहती है चेंग क्यान तुमने तो मुझे डरा दिया। वो उससे कहती है चलो भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम वापस स्कूल आ चुकी हो तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं, चलो चलकर बारबेक्यू खाते हैं। और फिर क्याओ कहती है तुम बारबेक्यू खाना चाहती हो और सेलिब्रेशन तो सिर्फ एक बहाना है क्यों, है ना? तब वो कहती है तुमने सही समझा। क्या तुम जानती हो कि यहाँ पास ही में एक गोल्डन रेस्टोरेंट खुला है और वहाँ का बारबेक्यू बहुत ही अच्छा है। गरम भट्टी पर उसे पकाया जाता है और फिर अलग अलग मसाले डाले जाते हैं। और उसकी ये बात सुनते ही क्याओ को उल्टी होने लगती है, वो तेजी से आगे भागने लगती है और उसे सबकता देख चेंगकियांग कहती है क्या हुआ क्याओ, तुम कहाँ जा रही हो? और कुछ समय बाद चेंगकियांग उससे कहती है क्या हुआ क्याओ, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया था? अब वो कहती है नहीं मुझे ऐसा लगता तो नहीं और हाल ही में मैं खुद ही खाना बना रही हूँ। ये बातें सुन चेंगकियांग कहती तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? और फिर शिफ्ट तरफ वो लोग सभी लोग लिन फैमिली पहुँच जाते हैं और मॉम कहती है मिसेस लियू हम घर वापस आ गए हैं। आनिया तेजी से आगे बढ़ती हुई कहती है मॉम मैं अब ऊपर जा रही हूँ। और मिसेस लियू वहाँ पर आती हुई कहती है मिसेस लिन वेलकम बैक। और आगे मॉम कहती है मिसेस लियू ये देखिए ये कौन है? और येंशन कहता है मिसेस लियू। और वो कहती है येंशन तुम, और तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो, मैंने तुमको लास्ट टाइम तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल पर देखा था और इतने साल बीत गए हैं और अगर वो अभी भी जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती। और मिसेस लियू कह रही होती है कितना समय हो चुका है और अगर अभी भी वो जिंदा होती तो तुम्हें देखकर खुश होती। और फिर आनिया की मॉम कहती है मिसेस लियू ठीक है अब आप और ज्यादा सेंसिटिव होना बंद करिए और अब जाइए जाकर येंशन के लिए आप कुछ मीठा लेकर आइए, मैं जब तक येंशन से बात करती हूँ। तब वो कहती है हाँ ठीक है। फिर मॉम कहती है मिसेस लियू जब भी मेरे सास के रिश्तेदारों को देखती है तो सास के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाती और येंशन मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब येंशन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मेरे मॉम की लिन फैमिली में शादी करने से पहले मिसेस लियू मेरी मॉम की नौकरानी हुआ करती थी और इसीलिए उन्हें उनकी बहुत ही ज्यादा याद आती होंगी। और मिसेस लिन बताइए आखिरकार आनिया के साथ हुआ क्या है? मैंने तो सुना था कि आनिया शिप की तबाही में लापता हो गई। वो कहती है येंशन तुम उसके काफी ज्यादा करीब हो और इसीलिए मैं ये बात तुमसे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगी। उस तूफान में उस शिप के तबाह हो जाने के बाद आनिया को एक मछुआरे ने बचाया जो कि वहाँ से गुजर रहा था। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि उसे बचा लिया गया था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मछुआरा उसे कैद कर लेगा। ये सुन वो चिल्लाती हुई कहता है क्या? फिर मोमा की कहती है हाँ। और जब आनिया को होश आया तो उसने खुद को उस मछुआरे के घर पर पाया। फिर आनिया ने उस मछुआरे को शुक्रिया कहा और हमसे कांटेक्ट करने के लिए कहा, लेकिन उस मछुआरे ने उसे जंजीर से बांध कर रखा और वो मछुआरा ये चाहता था कि आनिया उससे शादी कर ले। फिर कुछ समय बाद आनिया ने वहाँ की एक गाँव की लड़की से दोस्ती कर ली और उस लड़की की मदद से मुझे एक लेटर भेजा। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर येंशन कहता है उस मछुआरे का क्या हुआ, अब वो कहाँ पर है? वो कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम उससे पहले ही निपट चुके हैं और अब मुझे आनिया की केयर करनी है। जब आनिया वापस आई तो वो बहुत ही बुरी हालत में दिख रही थी और मैं चाहती थी कि मैं तुमको इस बारे में बताऊं, लेकिन आनिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम उसे इस हालत में देखो। येंशन तुम वो व्यक्ति हो जिसकी आनिया बहुत ही ज्यादा परवाह करती है, तो क्या येंशन तुम उसके साथ और समय बिता सकते हो? उनकी ये बातें सुन येंशन मन में कहने लगता है मिसेस यिन का ये मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ समय बिताऊं, बल्कि वो ये चाहती है कि मैं आनिया से किया हुआ वादा निभाऊं। लेकिन फिर क्याओ के बारे में क्या? ये सोचकर येंशन का दिल टूट जाता है और उसे इस तरह देख वो कहती है येंशन तुम ठीक तो हो ना? तो फिर वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं आनिया से मिलना चाहता हूँ। वो उससे कहती है वो ऊपर अपने रूम में है। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ क्याओ हमें डॉक्टर के पास दिखाई जाती है और चेंगकियांग चिल्लाती हुई कहती है तो क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? अब डॉक्टर कहते हाँ उसे प्रेग्नेंट हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और हाँ आप इस बात का खास कर ध्यान रखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, फल खाना है और सब्जियाँ भी। तब क्या उनसे कहती है हाँ ठीक है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान तुमको बिल्कुल भी इंटीमेट होने की परमिशन नहीं है। तुम्हारे रिजल्ट देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होती हो। उनकी ये सब बातें सुनिंगशी कहती है हाँ मैं समझ गई। और फिर चेंगकियांग कहती है ऐसा लगता है क्या कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। तब वो उससे कहती है तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। डॉक्टर कहते
ओके ठीक है, बस इतना ही, और नेक्स्ट मंथ तुम्हें फिर से टेस्ट करवाने आना है। तब वो कहती है आपका शुक्रिया डॉक्टर, और वैसे बेहतर यही रहेगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट टाइम तुम अपने हस्बैंड के साथ आओ। मैं उनसे भी कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। तो फिर वो कहती है हाँ ठीक है डॉक्टर, और पेडसन स्विफ्ट तरह येंशन गेट टॉक करती हुई कहता है आनिया क्या तुम वहाँ पर हो? और मन में कहता है जब भी आनिया परेशान होती है वो हमेशा दरवाजे के पीछे बैठ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि वो बचपन में करा करती थी। और आगे कहते हैं आनिया मुझे तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बता दिया है, मैं ये समझ सकता हूँ कि उस दौरान तुमने कैसा महसूस किया होगा, और मुझे ये भी पता है कि तुम इस बात को कभी भी नहीं भूल पाओगी। लेकिन आनिया तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो वहाँ से बचकर निकल पाई। और फिर आनिया गेट ओपन करती है और वो कहता है आनिया। आगे वो कहती है नहीं तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे, अगर तुम सच में मेरी फीलिंग्स को समझ पाते तो तुम मेरे पास नहीं आते। कि ये बातें सुन वो हैरानी सी कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब वो रोती हुई कहती है मैंने उस मछुआरे की जगह पे अपना कुछ खो दिया है, और मैं पहले भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी लेकिन अब तो मैं और भी ज्यादा बदतर हो चुकी हूँ। येंशन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से जानती हूँ अगर मेरी ग्रैंडमा की तुम पर दया नहीं होती तो तुम्हें शादी के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और मुझे तो लगा था कि तुम अपने आप को अपने परिवार से बिल्कुल अलग कर लोगे, लेकिन जब तुम कियाओ के साथ थे तो बहुत सी चीजें अलग थी। उसकी ये बातें सुन येंशन कहते हैं तुम्हें इस बारे में कब पता चला? वो कहती है ये मेरे ठीक हो जाने की तुरंत बाद की बात है, मैं एक दिन कार में जा रही थी तभी मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा, और इससे पहले येंशन मैंने कभी भी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा था जितना तुम कियाओ के साथ थे, और मैं तुम्हारी आंखों में कियाओ के लिए वो फीलिंग साफ देख पा रही थी, और वो सीन वो था जिसकी मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ उम्मीद थी, लेकिन मैं वो हीरोइन नहीं थी। और फिर येंशन कहते हैं आनिया ये वैसा नहीं है। वो कहती है प्लीज तुम मुझे अपनी बात पूरी करने दो, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि येंशन तुम अपने वादे के पक्के हो, लेकिन अगर तुम मजबूरन मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारा दिल कभी भी मेरे साथ नहीं रह पाएगा, इससे मेरी सबसे अच्छी दोस्त कियाओ को भी दुख पहुँचेगा, और मैं इस तरह का अंत बिल्कुल भी नहीं चाहती, और इसीलिए येंशन हमारी खुशी के लिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज येंशन तुम मुझे अकेला छोड़ दो। येंशन उससे कहता है आनिया तुम्हारे परिवार ने मेरी और मेरी मॉम की बहुत ही ज्यादा मदद की है। आनिया कहती है मेरी खुशी से मेरी मॉम का कोई भी लेना देना नहीं है और तुमको उनकी बात बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वो आती हुई कहती है आनिया तुम किस बारे में बात कर रही हो? शादी एक जीवन में बहुत ही सीरियस बात होती है और इस तरह तुम अकेले नहीं रह सकती, और येंशन भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है और वो तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर आनिया चलाती हुई कहती है मॉम मैंने आपसे ये बात पहले भी कही है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अब वो कहती है बस बहुत हो गया, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। लिली आनिया बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, तुम उसे उसके रूम तक छोड़ दो। तब मेड कहती है ठीक है मैडम, और फिर वो जाकर उसे ले जाने लगती है, और आनिया कहती है नहीं मॉम तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। और लिली कहती है मिस आनिया प्लीज अंदर जाइए, और फिर मॉम उससे कहती है चलो येंशन नीचे चलकर बात करते हैं। तब वो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों नीचे पहुंचते हैं और मॉम कहती है येंशन वो अभी भी जवान है और वो हमेशा से यही सोचती है कि प्यार हमेशा शुद्ध होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। और हालांकि जब मैं भी 20 साल की थी तो मैं ऐसे ही सोच रखती थी, और फिर समय बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बदल देता है। और आनिया हमारी एक लौती बेटी है और वो हमारे बिजनेस को संभालने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, और मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या क्या झेला है। मेरी मदर इन लॉ ने लिन फैमिली के बिजनेस को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और क्या तुम चाहते हो कि ये इस तरह गिर जाए? तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, और लेडी लिन ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और मैं उनके बिना आज जो हूँ वो नहीं होता। चलिए अब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, कुछ काम है जिन्हें मुझे निपटाने हैं, और प्लीज आप इस सब के लिए मुझे कुछ समय दे दीजिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और पेडसन स्विफ्ट तरह दूसरी तरफ हम बार का सीन देखते हैं जहाँ पर बाइकिंग ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली होती है और नशे में कहती है मुझे और ड्रिंक चाहिए। फिर वो गिलास में ड्रिंक डालने लगती है, और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आती हुई कहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लाइए मैं आपको सर्व करता हूँ।
और उसे देख बाइगिंग हैरानी से कहती है तुम कौन हो और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, मुझे तो लगता है कि मुझे शहर में हर कोई जानता है। मेरा नाम झेंगयू है और मेरे डैड गुआंग चेंग जो कि इस शहर के मेयर है। इसकी बातें सुन बाइगिंग स्माइल करती हुई कहती है मेयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और अब कोई नहीं है जो कि मुझे खुश कर सकता है। फिर झेंगयू कहता है क्या तुम्हें खुश होना है? ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम बस इस पिल को खा लो, उसके बाद तुमको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और ये देख वो घबराती हुई मन में कहती है ये तो वही है जो मुझे उसने दी थी। और बाइकिंग को इस तरह देख झेंगयू कहते हैं ऐसा लगता है कि तुमने इसका इस्तेमाल पहले भी किया हुआ है और इस पिल को हेवन कहा जाता है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट एंजॉय करो। और अगर तुमको इसके अलावा मेरी कोई और मदद की जरूरत होगी तो तुम रूम नंबर 431 में आ जाना मुझसे मिलने। और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों को एक दूसरे से दोबारा मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वही दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ खाना बना रही होती है और कहती है चेंगकियांग जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। चेंगकियांग आती हुई कहती है जब तुमको ठीक नहीं लग रहा है तो तुम खाना क्यों बना रही हो? और येनशन खुद के लिए खाना पका सकता है और अगर तुम उसके लिए खाना नहीं पकाओगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो मर जाएगा। तब क्याओ कहती है येनशन को परफेक्ट डिश पसंद है, इसके अलावा हमारा एक बेबी आने वाला है तो ये हमारा जश्न करने का एक तरीका है। तो मैं सही कह रही हूँ ना बेबी? इसकी ये बातें सुन चेंगकियांग कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है और बेहतर यही होगा कि फ्यूचर में वो तुम्हें बिल्कुल भी दुखी ना करे, नहीं तो मुझे तुम्हारे अबॉर्शन के लिए तुम्हारे साथ हॉस्पिटल साथ जाना होगा। क्यों कहती है तुम मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो। वो चिल्लाती हुई कहती है इसने तो अभी तक आकार भी नहीं लिया है। तब वो कहती है लेकिन फिर भी ऐसा मत कहो। और क्या कह रही होती है अगर येनशन इस बच्चे को नहीं चाहता होगा तो तब भी मैं इस बच्चे को रखूंगी क्योंकि इस बच्चे के अलावा मेरे परिवार में कोई नहीं है। और फिर चेंगकियांग कहती है खाना बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ। क्या हैरानी सी कहती है तुम खाना खाकर नहीं जा रही हो? फिर वो कहती है मैं यहाँ रुककर तुम दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहती। तभी वहाँ येनशन आती हुई कहता है मैं घर वापस आ गया। तुम कौन हो? वो ब्लश करती हुई कहती है मेरा नाम चेंगकियांग है और मैं क्याओ की दोस्त हूँ। फिर क्याओ वहाँ आती हुई कहती है मैं बहुत सारी डिशेस बनाना चाहती थी और इसीलिए मदद के लिए मैंने उसको यहाँ पर बुलाया। और मन में कहती है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि येनशन अपने घर में किसी अजनबी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं चाहता। और आगे कहती है येनशन तुम मुझे माफ करना और अगली बार से मैं तुमको पहले ही बता दूंगी। तब वो कहता है हाँ ठीक है। और आगे चेंगकियांग कहती है मिस्टर येनशन आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ आपकी सर्वेंट है? वो बस अपनी दोस्त को घर लाई है और तुम्हें क्या हो गया? तो वो गुस्से से कहता है मिसेस चेंगकियांग ये मेरा घर है और ये मेरे पे निर्भर करता है। ये सुन वो चिल्लाती हुई कहती है क्या तुम्हारा घर? तो क्याओ के बारे में क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि वो तुम्हारी वाइफ है? और इसके अलावा वो तभी क्याओ से दूर धकेलती हुई कहती है क्याओ बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। धीरे से उससे कहती है मैं बाद में खुद ही उसे इस बारे में बता दूंगी, नहीं तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। तब वो धीरे से कहती है क्या सच में? ठीक है तुम अब अपने प्यारे पति के पास वापस जाओ और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी। फिर क्या वो कहती है जाते वक्त तुम अपना ख्याल रखना। और मन में कहती है वो बस बोलती है करती नहीं। मेरे प्यारे बेबी हम जल्दी ही तुम्हारे डैड को इस बारे में बता देंगे तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्यों है ना? फिर क्या वापस आती है और उससे कहती है येनशन तुम एक मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए सूप तैयार करती हूँ। येनशन इतना सारा खाना देख रानी सी कहता है आज तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? इसकी वजह ये है कि तुम वापस स्कूल जा रही हो या फिर और कुछ? क्या उससे कहती है सेलिब्रेशन के लिए। और येनशन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब वो उससे कहता है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तब वो कहती है क्या सच में? ठीक है तो पहले तुम बताओ। अब येनशन कहता है क्याओ चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये कहते ही क्याओ के हाथ से वो बॉल नीचे गिर जाता है और कांपती हुई कहती है तुमने क्या कहा? मैं कुछ ठीक से सुन नहीं पाई। तब वो उससे कहता है आनिया वापस आ चुकी है और अब मुझे उससे शादी करनी है। और क्या कहती है क्या आनिया अभी भी जिंदा है? वो कहता है हाँ। फिर क्या रोती हुई कहती है मुझे पता है कि मैं उसकी जगह ले रही हूँ लेकिन तुम कम से कम मुझे एक कारण तो दो कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए। पर वो शांत हो जाता है और आगे कहता है सबसे पहले तुम बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। क्या बैठ जाती है और येनशन कहता है क्या तुमको अभी भी फू वेंचन याद है? तब वो कहती है हाँ। और फिर येनशन कहता है मेरे भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद मेरे ग्रैंडफा को और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि मैं बहुत ही ज्यादा
अनलकी हूँ और मैं अपने परिवार के लिए सिर्फ मुसीबत ही लाऊंगा। और फिर इसीलिए मेरे ग्रैंडफा ने मुझे एक सुनसान गांव के एक सुनसान घर में अकेला छोड़ दिया। सबसे ये कहा कि मेरा दिमाग साफ करने के लिए वो मुझे वहाँ पर भेज रहे हैं, और सच तो ये है कि वहाँ पर उन्होंने मुझे कैद कर दिया था और मैं खुद से ही संघर्ष कर रहा था। उसकी वजह से आनिया की ग्रैंड माँ यानी कि लेडी लिन से मैं मिला था, और आनिया की ग्रैंडफा की डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी। और आनिया की ग्रैंड माँ ही थी जिन्होंने पूरे परिवार को अकेले संभाला था। उसके साथ जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात सुनकर मेरी मदद करने का फैसला किया। और लेडी लिन ही थी जिन्होंने मुझे घर में रहने की जगह, खाना और मुझे पढ़ाई करने का मौका दिया। जो अभी मैं हूँ उनके बिना मैं अभी वो नहीं होता, और शायद से मैं अभी तक जिंदा भी नहीं होता। लेडी लिन चाहती थी कि मैं आनिया का ख्याल रखूं। उसकी ये सब बातें सुन के आओ कहती, अच्छा तो ये बात है, और येंशिन अब मैं तुमको जो बात बताने जा रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसकी ये बात सुनते ही येंशिन चौंक जाता है, और आगे वो कहती है, माफ करना, हालांकि ये गलत समय पर आया है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो शायद ये सब अलग होता। अगर मैंने समय पर एबॉर्शन की गोली खा ली होती तो ये सब होता ही नहीं। और फिर येंशिन आकर उसे गले लगाती हुई कहता है क्या कि वो कहती, और मैं सच में चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं। और फिर सिर्फ तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया फील है, तुम्हारे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्या ही बकवास है ये। फिर वो व्यक्ति बाहर निकलती हुई कहता है, ये काफी ज्यादा ठंडी है और तुम अपनी एनर्जी उस पर बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। और फिर बाइकिंग चिल्लाती हुई कहती है, पिल, मुझे वो पिल दो, जल्दी करो। और बाइकिंग कह रही होती है, पिल, मुझे वो पिल दो प्लीज मिस्टर झेंग्यू, अगर आप मुझे ये पिल दे देते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी जो आप कहेंगे, प्लीज। तब वो स्मेल करती हुई कहता है, क्या सच में? अगर मैं तुमको ये पिल देता हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ भी करूंगी? वो कहती है, हाँ बिल्कुल कुछ भी करूंगी। और फिर झेंग्यू से थप्पड़ मारती हुई कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक भी हो? अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो तुमको ये नहीं मिलने वाला, और तुम्हारी बॉडी के बदले तो बिल्कुल नहीं। और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ तो मैं तुमको ये पिल क्यों ही दूँ? और फिर बाइकिंग कहती है, मेरी एक दोस्त है मिस्टर झेंग्यू, आप अलग अलग लड़कियों के साथ मजा करना चाहते हो ना? मेरी एक सुंदर सी दोस्त है जो कि एक एक्ट्रेस भी है। तब वो कहता है, मुझे एक्ट्रेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तब वो आगे कहती है, लेकिन शुइमो भी उसे पसंद करता है। कि ये बात सुनते ही वो कहता है, क्या तुम वही जिन फैमिली के यंग मास्टर शुइमो की बात कर रही हो? वो कहती है, हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, और एक बार उसने मुझसे कहा था कि उसे मेरी दोस्त पसंद है। फिर झेंग्यू कहता है, वो अलग थलग व्यक्ति एक एक्ट्रेस को पसंद करता है, और एक बार शुइमो ने उससे कहा था, तुम इस चीज के साथ भाड़ में जाओ। आगे उससे कहते है, अगर तुम यहाँ पर शुइमो को लाने में कामयाब रहती हो तो मैं तुमको इसकी 10 पिल दूंगा। ये लो अभी के लिए एक पिल तुम्हारे लिए एडवांस में, तुम इसे अच्छे से एंजॉय करो। वो कहती है, मिस्टर झेंग्यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से जाते हुए वो कहता है, क्या वो अलग थलग व्यक्ति उस लड़की के लिए वो करेगा जिससे वो प्यार करता है। और फिर सिर्फ तरम येंशिन का घर देखते हैं जहाँ पर वो एक डॉक्यूमेंट साइन करता है, और क्याओ को वो डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, ये लो ये है डिवोर्स के पेपर, और मैंने इस पर साइन कर दिए हैं और तुम भी कर दो। हम दोनों ने ही पहले सहमति के साथ मैरिज एग्रीमेंट साइन किया था। अगर हम अभी तलाक ले लेते हैं तो इसमें तुम्हें तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब ये बात अलग है, मैं तुम्हें रहने के लिए ये घर और $1 मिलियन दूंगा बच्चे के मुआवजे के तौर पर। और मैं आज ही किसी से कहता हूँ ताकि वो मेरा सामान पैक कर ले, और मैं आज दोपहर में ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अभी ही एबॉर्शन के लिए तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनते ही क्याओ चौंक जाती है। और फिर सिर्फ तो वहीं दूसरी तरफ आनिया का घर देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ मिसेस लियो आती हुई कहती है, मिसेस आनिया ने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है, तो प्लीज जाकर आप उनको एक बार चेक करिए। तो वो उसे कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, उसने फिर से बचपन की तरह मुझे धमकाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये तरीका हमेशा काम नहीं करता। फिर मिसेस लियो कहती है, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे पता है कि वो अक्सर बीमार हो जाती है। ये सुनते ही मॉम कहती है, रुको, तुमने क्या कहा कि वो बीमार हो जाती है?
बहुत ही बढ़िया लिली, मेरा फोन दो। फिर लिली उसे फोन देती है और मिसेस लिू कहती है क्या हुआ मैडम? वो कहती है अगर पहिए में जंग लग जाए तो उसे ग्रीस लगाया करते हैं। एक बीमार लड़की एक आदमी की दया को बहुत ही जल्दी जीत लेती है। क्या तुम ये बात नहीं जानती हो मिसेस लुई? ये बात सुनते ही वो चौंक जाती है और फिर शिफ्ट तरफ देखते है कि येंशन तैयार हो चुका होता है और बाहर निकलते हुए कहता है वो बाई ने कार तैयार कर ली है, चलो चलते हैं। क्या तुम वहाँ पर इस तरह क्यों खड़ी हुई हो, चलो चलते हैं। अब क्यों चिल्लाती हुई कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ और न ही जाऊंगी कभी नहीं। वो हैरानी से कहता है पर क्यों? गुस्से से कहती है क्यों तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये तुम्हारा बच्चा है, ये क्या काफी नहीं है? मैं ये बात मानती हूँ कि इसने अभी तक आकार नहीं लिया है। हम ये भी बात नहीं जानते कि ये लड़का है या फिर लड़की, लेकिन इसमें भी जान है और ये जल्दी ही धीरे धीरे बड़ा होगा। येंशन तुम अपनी पसंद के अनुसार इसे कैसे निपटा सकते हो? ये तुम्हारे लिए क्या है? क्या एक ऐसी चीज जिसे तुम जब चाहो खरीद और बेच सकते हो? येंशन तुम बिल्कुल भी एक पिता बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। अब वो कहता है नहीं मैं इसे कोई चीज नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। सुन क्या कहती है तुम? वो कहता है प्लीज क्या मेरी पूरी बात सुनो। क्या तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो और इसी के साथ तुमने अभी तक अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। सबके अलावा तुम्हारा कोई भी सोशल स्टेटस नहीं है और न ही तुम्हारे पास कोई पावर है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही इस बच्चे की परवरिश कर पाओगी? भले ही जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उसका इस्तेमाल करके तुम इसकी परवरिश कर भी लो, लेकिन फ्यूचर का क्या तुम्हारे? क्या तुम दोबारा शादी या अपना नया जीवन शुरू नहीं करने वाली हो? तुम इस बच्चे के कारण जिसने अभी तक आकार भी नहीं लिया है उसके कारण तुम अपनी पूरी जिंदगी बदलने जा रही हो। उसकी ये सब बातें सुनते ही क्या हाथ झटकती हुई कहती है मेरी जिंदगी पहले ही बदल चुकी है। अब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है और अब मैं कभी भी वापस नहीं जा सकती हूँ। और क्या चिल्लाती हुई कह रही होती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है और अब ना ही मैं वापस जा सकती हूँ। मिस्टर येंशन अब से तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, इसीलिए अब से तुम्हें मेरे लिए फैसला लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं इसका फैसला मैं खुद करूंगी। और क्या कैसा कहता है देख येंशन गुस्से से कहता है तुम, और तभी उसको कॉल आने लगता है और आगे कहता है मुझे कुछ काम निपटाना है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा। और क्या मैं ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि हम दोनों का डिवोर्स अचानक हुआ है और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें थोड़ा समय लगेगा और जब तुम सारी बातें अच्छी तरह से सोच लो तब तुम मेरे पास आ सकती हो, हम बात कर लेंगे। बस क्या तुम इस बात को अच्छी तरह से सोचना। और कॉल उठाकर वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहता है मिसेस लीना आपके क्या हालचाल है? और वहीं क्या कह रही होती है बेबी तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुमको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। और फिर शिफ्ट तर येंशन आनिया के घर पहुँच जाता है और उसकी मॉम से कहता है मिसेस लिन बताइए कि आनिया को आखिरकार हुआ क्या है? और उसे देख वो कहती है येंशन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, जब से तुम यहाँ से गए हो तब से आनिया ने कुछ भी नहीं खाया है और मुझे उसके हेल्थ की बहुत ही चिंता है और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मुझे इस बात का डर है कि उसकी मेड कहती है मिसेस लिन। फिर येंशन आके उनसे कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जाकर उसे देखता हूँ। तब वो उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर येंशन आनिया के रूम की तरफ जाने लगता है और आनिया की मॉम कहती है लिली किसी को आनिया के रूम के साइड वाले गेस्ट रूम को तैयार करने के लिए कहो। तब लिली कहती है मैडम उस रूम का बहुत ही समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसमें कुछ समय लग सकता है। और क्या कोई मेहमान आने वाला है? तब वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेहमान पहले से यहाँ पर है और मैं उससे कहूंगी कि उसे यहीं पर रुकना होगा, नहीं तो ये जानकर आनिया को बहुत ही ज्यादा दुख होगा। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम क्या की दोस्त चेंकियान को देखते हैं जो कि गुस्से से चिल्लाती हुई कह रही होती है उस येंशन के लिए बेहतर यही है कि वो मेरी नजरों से कोसों दूर रहे, नहीं तो मैं उसे बता दूंगी कि एक लड़की को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। फिर वो सामान फेंकती है और उसे इस तरह सामान फेंकता देख क्या वो कहती है तुम मेरा सामान पैक कर रही हो या मेरा सामान तोड़ रही हो? फिर चेंकियान कहती है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आखिरकार तुम ये घर को क्यों छोड़ रही हो, घर तो उसको छोड़ना चाहिए और यहाँ तक कि उसे तुम्हारे साथ तो हॉस्पिटल भी जाना चाहिए तुम्हारे एबॉर्शन के लिए, लेकिन वो ये जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहता। तब क्या उसे कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, येंशन ने तो मुझसे कहा कि ये घर को वो मुझे दे देगा और वो ये घर छोड़कर चला जाएगा और इसी के साथ साथ वो मुझे इसके $1 मिलियन भी देगा, लेकिन
लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। और उसकी ये बातें सुन चेंग कियान इडियट जैसा फेस बनाती है और उसे इस तरह देख वो ब्लश करती हुई कहती है, तुम्हारे चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों? और मैं ये बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि अमीर होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके लिए मुझे अपने बच्चे को खोना पड़े तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और तुम ये अच्छी तरह से समझ पा रही हो ना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्यों है ना? अब वो कहती है, क्या सच में? तुम ये सब बातें भूल जाओ, जल्दी करो, तुम अपना सामान पैक करो। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि येनशन मेरे आजू बाजू भी रहे। और फिर तभी डोरबेल बजती है और वो कहती है, देखो उसका नाम लिया और वो हाजिर। और फिर वो दोनों जाकर गेट ओपन करते हैं और गेट पर शुइमो होता है और अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम बहरी हो गई हो? मैंने कितनी बार घंटियां बजाई, तुम अपनी दोस्त के साथ हंस हंस के बात कर रही थी, क्यों है ना? आखिरकार तुम दोनों इस तरह क्यों दिख रहे हो जैसे कि तुम कोई बड़ी मुसीबत से बच चुके हो? फिर चेंग कियांग गुस्से से कहती है, ये मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर येनशन होता तो ये हैंगर उसके मुंह पर दे मारती मैं, क्योंकि येनशन एस होल है। फिर आगे क्या उससे कहती है, शुइमो प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लेना, वो ऐसी ही है। और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी दोस्त यहाँ पर मेरे साथ है? तो वो कहता है, क्योंकि मुझे वो कार अच्छी तरह से याद है। मैंने इस कार को तब देखा था जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे और तुम इसी से मुझे पिकअप करने आई थी। और फिर क्या उन सभी बातों को याद करती है और मन ही मन हंसने लगती है। और उन दोनों को इस तरह हंसता देख चेंग कियांग मन में कहने लगती है, ये नजर तो कैसा हो सकता है कि रगी क्याओ कहती है, चलो बस तुम इस तरह यहाँ पर खड़े मत रहो, चलो अंदर चलते हैं। फिर शुइमो से वो टेडी बियर देती हुई कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए। सड़क पर ये सेल हो रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए रख लिया, ये तुम्हारी ही तरह बेवकूफ लग रहा है। और शुइमो से वो टेडी बियर देती हुई कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए, सड़क पर ये सेल हो रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया, और ये टेडी बियर बिल्कुल ही तुम्हारी तरह बेवकूफ लगता है। और उसकी ये बातें सुन के उससे कहती है, क्या तुम बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहता है, मैं बस यूं ही यहाँ पर आ गया। वहीं चेंग कियाओ मन में कहने लगती है, मुझे कियाओ के लिए उसको उसकी फीलिंग बतानी होगी। और कियाओ आगे उससे कहती है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं ये सारी चीजें समेट लेती हूँ। वो कहता है, हाँ ठीक है। और ये कहकर कियाओ वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और चेंग कियांग शुइमो से कहती है, तुम्हारा लास्ट नेम भी जिन है, तो इसका मतलब ये है कि तुम येनशन के भाई हो, क्यों है ना? तब वो कहता है, हाँ। फिर वो आगे कहती है, अच्छा तो मुझे तुमसे अब कुछ कहना है। तो कियाओ अब से तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं है, क्योंकि अब उसका येनशन के साथ तलाक हो चुका है। उसकी ये बात सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और आगे कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। फिर वो आगे मन में कहती है, वो बहुत ही लंबे समय से कियाओ को पसंद करता है, लेकिन वो अपने इस प्यार को सबसे छुपा कर रख रहा था। फिर कियाओ वहाँ पर आती हुई कहती है, शुइमो तुम मुझे माफ करना, लेकिन तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाओगे, क्योंकि मैं अपना सारा सामान पैक कर रही हूँ। शुइमो भी उसके पास जाती हुई कहता है, मुझे पता है, और वो मैं उसे ऐसा कहता देख वो हैरानी से कहती हूँ, क्या बात है? और शुइमो ब्लश कर मन में कहता है, नहीं, उसका अभी डिवोर्स हुआ है और अभी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आगे बढ़ती हुई कहता है, नहीं कुछ नहीं, चलो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। और वहीं वो कहने लगती है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। चेंग कियान क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? चलो ठीक है, चलो हम दोनों अब ऊपर चलते हैं और जल्दी से सारा सामान पैक करते हैं। और वहीं शुइमो पलटती हुई कहता है, क्या मुझे आज की तुम्हारी ये आउटफिट पसंद आई, और आज तुम काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और क्या हैरानी सी कहती है, कियान क्या मेरे आज के कपड़े बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हैं? वो उसे कहती है, नहीं, तुम्हारे कपड़े एकदम नॉर्मल है, और वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तब वो कहती है, क्योंकि शुइमो ईमानदार नहीं है। और जब उसने ऐसा तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी इस ड्रेस का मजाक उड़ा रहा है। अब चलो चलते हैं। और मेरे ख्याल से उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा ताकि वो मुझे सामान पैक करने से रोक सके। और फिर चेंग कियांग मन में कहने लगती है, क्या जैसी सीधी सादी लड़की भी उसके बारे में बुरा सोचती है? ऐसा लगता है कि शुइमो ज्यादा मीठी मीठी बातें करना नहीं जानता। और वहीं दूसरी तरफ शुइमो छींकता है और फिर सिन शिफ्ट तरफ येनशन को देखते हैं, जो कि अन्य के रूम से बाहर निकलता है। फिर उसके
पास मॉम आती हुई कहती है क्या आनिया ने कुछ खाया? तब वो उनसे कहते हैं हाँ मिसेस लिन, अब वो अच्छी तरह से सो रही है। मॉम कहती है शुक्र है और मुझे पूरा यकीन है येनशन अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, तो इसीलिए येनशन तुम आनिया के बाजू वाले इस रूम में रह सकते हो। येनशन उससे कहता है माफ करना मिसेस लिन, लेकिन मुझे भी कुछ काम है जो कि निपटाने हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। फिर वो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हो, कोई बात नहीं। प्रियंशन कहता है मिसेस लिन मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आप आनिया की बहुत ही ज्यादा परवाह करती है, लेकिन मैं सारा ध्यान आनिया पर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे भी कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं उन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता। और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि आनिया किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो कि सिर्फ प्यार के बारे में जानता हो। क्यों मैं सही हूँ ना? तो फिर मॉम उससे कहती है येनशन मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, तुमने गलत समझा है। फिर येनशन कहता है मुझे पता है कि आप क्या चाहती है और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे और अब मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर येनशन वहाँ से निकल जाता है और आनिया की मॉम कहती है लिली किसी से कहकर पता लगाओ कि हाल ही में येनशन क्या कर रहा है और साथ ही में इस बार में भी पता लगाओ कि क्या उसके आसपास कोई लड़की है। तब लिली कहती है यस मैडम। फिर शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ चेंगकियांग कह रही होती है चलो फाइनली सारा सामान पैक हो चुका है, लो क्याओ अब चलते हैं। और वहीं क्याओ कह रही होती है जनरल अब से मैं तुम्हारा और ज्यादा ख्याल नहीं रख पाऊंगी और अब से तुम्हें अपने यंग मास्टर की बात सुननी है, ठीक है? कहकर वो आगे बढ़ती है तभी जनरल उसकी ड्रेस को पकड़ लेता है और फिर क्याओ से कहती है जनरल तुम ऐसा मत करो, मुझे तुम जाने दो। फिर वो जनरल को गेट के अंदर करती है और कहती है जनरल तुम मुझे माफ करना। आगे बढ़ कहती है चलो चेंगकियांग चलते हैं। और फिर शिफ्ट उतर कुछ समय बाद येनशन घर पहुंचता है और गेट ओपन करती हुई कहता है क्या? और फिर उसके पास जनरल आता है और उसे देख हैरानी सी कहता है लेटर, वो भी मेरे लिए। और येनशन घर पहुंचता है और उसके पास फिर जनरल आता है और उसे देख हैरानी सी कहता है लेटर, वो भी मेरे लिए। और इस लेटर में क्या उन्हें लिखा होता है येनशन जब तक तुम ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक मैं वहाँ से पहले ही जा चुकी होंगी और मुझे पता है कि तुम मुझे आसानी से ढूंढ सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाए। मैं एबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं कराने वाली, मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी और मुझे ये घर और तुम्हारे वो पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। और येनशन में ये बात समझ पा रही हूँ कि तुम्हें इस बात की बहुत ही ज्यादा चिंता है कि एक दिन मैं आकर तुम्हें और आनिया को इस बच्चे के साथ परेशान करूंगी, क्या है ना? पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच के रिश्ते में तीसरा पहिया नहीं बनूंगी। और अब से तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी और मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। और हर एक चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी जिंदगी में तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और हालांकि मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। और फिर उसके पास जनरल आता है और जनरल से वो कहता है जनरल क्या तुम ये बात जानते हो कि इंसान खुद को छुपाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। इंसान चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं और यहाँ तक कि भले ही उनके दिल में कितना ही क्यों ना दर्द हो। और ये कहते ही वो नीचे गिरती हुई कहता है क्या? और फिर शिफ्ट तरह में चेंगकियांग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो खिड़की पर बैठकर बाहर का नजारा देख रही होती है। और फिर तभी वहाँ पर चेंगकियांग आती हुई कहती है क्याओ मैं वापस आ गई और अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण मेरी ड्रेस गीली हो चुकी है। क्याओ तुम अभी भी उदास क्यों बैठी हुई हो, चलो कुछ खाते हैं, देखो मैं रेस्टोरेंट जाकर वहाँ से चिकन लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अब क्याओ सी कहती है तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। और वैसे चेंगकियांग क्या तुमने रोस्टिंग चिकन के अलावा और कुछ खरीदा है, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाना चाहती। तब क्यांग कहती है हाँ बिल्कुल मैं कुछ सब्जियाँ भी लेकर आई हूँ। और फिर तभी क्याओ का फोन रिंग होने लगता है और फोन देख हैरानी सी कहती है बाइगिंग आखिरकार वो मुझे कॉल क्यों कर रही है। और कॉल उठाकर कहती है बाइगिंग क्या हुआ है। और वो सामने से रोती हुई कहती है क्याओ उसको ऐसा कहता देखो हैरानी सी कहती है बाइगिंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तब बाइगिंग उससे कहती है मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया और इस वक्त मैं एक बार में हूँ और मैं अपने साथ कुछ पैसे भी नहीं लाई हूँ। उसकी ये बात सुन वो उससे कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ, बस तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। फिर बाइकिंग उसे लोकेशन सेंड करती है और आगे बढ़ती हुई वो कहती है ठीक है तो फिर मैं आ रही हूँ।
और फिर कॉल कट हो जाता है और स्माइल करती हुई वो कहती है वो आ रही है। तब वो कहता है बढ़िया। और वहीं दूसरी तरफ बाहर निकलती हुई क्या कहती है चेंग कियांग मैं बाहर जा रही हूँ। वो कहती है तुम इतनी देर रात को बाहर कहाँ जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तब क्या कहती है मेरी दोस्त का ब्रेकअप हो चुका है और इस वक्त वो एक बार में फंस चुकी है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं बस उसकी मदद करके जल्दी ही वापस लौट आऊंगी और तुम्हें मेरे साथ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो ये तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग हो सकता है। तो फिर वो कहती है चलो ठीक है लेकिन तुम जल्दी ही वापस आ जाना और अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो तो तुम मुझे एक कॉल कर देना। तब वो कहती है ठीक है और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और फिर स्विफ्ट तरह कुछ समय बाद किया वहाँ पर पहुँच जाती है और कॉल पर उससे कहती है बाइकिंग में एक बार के गेट पर खड़ी हुई हूँ, तुम कहाँ पर हो? तब बाइकिंग उसके पास होती हुई कहती है क्या मैं यहाँ पर हूँ। क्या कहती है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? तब वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो प्लीज अंदर चलो और अंदर चलकर पेमेंट कर दो। तब वो कहती है हाँ ठीक है पर थोड़ा धीरे चलो। और फिर 2 मिनट बाद क्या उसी कहती है वैसे बाइकिंग हमें तो कैशियर के काउंटर पर जाना चाहिए था ना, तो हम इन प्राइवेट बॉक्सों की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब बाइकिंग कहती है वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि तुमसे मिलना चाहता है तो चलो सबसे पहले उससे तुम मिल लो। कि ये बात सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या, लेकिन बाइकिंग तुमने तो कॉल पर मुझसे कहा था कि तुम अकेली ही ड्रिंक कर रही थी क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तब बाइकिंग कहती है अगर मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा होता तो तुम यहाँ पर नहीं आती। और फिर क्या पीछे हटती हुई कहती है तुम, और उसके पीछे झंगी आती हुई कहता है मिस आप कहाँ जा रही है? मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और प्लीज आप इस तरह यहाँ से जाकर मुझे शर्मिंदा ना करें। और फिर स्विफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ शुइमो ने शॉवर ले लिया होता है और आईने में खुद को देखती हुई कहता है आज का दिन कितना ज्यादा खूबसूरत है। और फिर तभी उसके फोन पर क्याओ के नंबर से कॉल आने लगता है और शुइमो क्याओ का कॉल उठाती हुई कहता है क्या तुमने अपने नए घर पर सारा सामान जमा लिया? सामने से वो कहता है मिस्टर शुइमो गेस करो कि मैं कौन हूँ। और शुइमो की आवाज सुन थोड़ा डरती हुई कहता है झेंग्यू क्याओ का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? फिर झेंग्यू हंसती हुई कहता है बढ़िया मैं अभी भी तुमको याद हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी तो इसीलिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोचा। मेरे सुनने में आया है कि तुम्हें एक लड़की से प्यार हो गया है लेकिन अभी तक तुमने मुझे उससे नहीं मिलाया। और शुइमो की बात सुन चिल्लाती हुई उससे कहता है झेंग्यू अगर तुमने उसका बाल विवाह किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और झेंग्यू कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ कुछ करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसकी ये स्मूथ स्किन। तो शुइमो तुम तो ये जानते ही हो कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, तो 11 बजे तक तुम मुझे मेरे सामने होने चाहिए और मैं ये जानने में तुम्हारी मदद करूंगा कि वो कितनी ज्यादा चार्मिंग है। और फिर वो कॉल कट कर देता है और शुइमो गुस्से से वो फोन फेंक देता है और मन में कहता है क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी ना हुआ हो। और फिर कुछ समय बाद वो उस बार में पहुंच जाता है और इंटरव्यू कहता है क्या, और जेंग्यू कहता है तुम इस तरह चिल्लाना बंद करो, इतने सालों के बाद भी तुम अभी भी कितने ज्यादा रूड हो और आज तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, तुम समझ गए ना। और जेंग्यू के व्यक्ति शुइमो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और शुइमो कहता है जेंग्यू अगर तुम अभी क्याओ को यहाँ से जाने देते हो तो मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। वहीं एक व्यक्ति को वो लात मारती हुई कहता है तो मैं तुमको बता दूंगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ती हुई कहता है इसे पकड़ो। और शुइमो उन व्यक्तियों से लड़ने लगता है और वहीं जेंग्यू कहता है शुइमो आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मानते हो, तुम यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन है। और फिर शुइमो पलटता है और चिल्लाती हुई कहता है क्या, और तभी एक व्यक्ति उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। जेंग्यू अपने व्यक्तियों से कहता है उसे मारो। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति उससे कहता है बोल कमीनी क्या तू फिर से मुझे लात मारने की हिम्मत करेगा। और वहीं शुइमो को इतनी ज्यादा मार खाता देख वहाँ कियाओ रोने लगती है। फिर जेंग्यू आगे कहता है देखो कियाओ वो कितना ज्यादा बेसहारा लग रहा है और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो गाइस ठीक है बस काफी है रुक जाओ।
फिर सुइमो कहता है जेंग्यू अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे साथ ही तुम्हारा पूरा परिवार भी मारा जाएगा। फिर जेंग्यू कहता है नहीं मिस्टर सुइमो, आपने मुझे गलत समझा, मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो आपको कुछ खिलाना चाहता हूँ। ये सुन वो हैरानी सी कहता है वो क्या चीज है। और फिर जेंग्यू वो पिल से भरा बैग उसके सामने फेंकता है और उससे कहता है ये सभी पिल्स तुमको खानी होंगी, तब मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा। और फिर शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ चैंकियांग कह रही होती है बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अभी तक क्याओ वापस क्यों नहीं आई है। फिर वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका कॉल लगता नहीं और आगे कहती है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, उसका फोन बंद क्यों बता रहा है, लगता है मुझे जाकर वहाँ देखना होगा। मेरे ख्याल से जरूर वो येनशन के घर पर गई होंगी। फिर शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ शुइमो उन पिल्स को उठाने लगता है, तभी क्या उन पट्टी को हटाकर चिल्लाती हुई कहती है नहीं शुइमो तुम वो पिल नहीं खा सकते, वो एक ड्रग है। क्या को ऐसा कहता देख जेंग्यू पीछे घूमती हुई कहते तुम बीच से मारता देख शुइमो से कहता है जेंग्यू, तभी उसके व्यक्ति उसे पकड़ती हुई कहता है तुम हिलो मत। और वहीं जेंग्यू आगे कहता है बीच में तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर शुइमो ने वो पिल्स नहीं खाई तो उसके बदले तुमको सफर करना पड़ेगा। और ये कहकर वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है, तभी शुइमो चिल्लाती हुई कहता है बस रुक जाओ, ये मेरे और तुम्हारे बीच का मामला है, तुम उसे जाने दो और मैं ये खा लूंगा। तो ऐसा कहता देख वो कहती है नहीं शुइमो प्लीज तुम ऐसा मत करो। और वहीं शुइमो एक एक कर वो सभी पिल्स खाने लगता है और जेंग्यू हंसती हुई कहता है देखो जिंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर ड्रग ले रहा है। और गाइस तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो उसकी फोटो क्लिक करो, फिर गाइस तुम इन फोटोज को ऑनलाइन शेयर करना। वहीं शुइमो के ज्यादा पिल्स खाने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। वे क्या चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझसे दूर रहो। फिर शुइमो उनकी तरफ देखता है जहाँ पर क्या चिल्लाती हुई कह रही होती है तुम मुझसे दूर चली जाओ। फिर आगे बाइकिंग कहती है मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा, तो इस लड़की को भी यहाँ से जाना देना बर्बादी होगी। और जेंग्यू कहता है तुम लोग सावधान रहो और उसे मत मारना। और शुइमो आगे बढ़ती हुई कहता है उसे जाने दो। फिर जेंग्यू चिल्लाती हुई उसी कहता है तुमने सारी पिल्स खत्म नहीं की है, उन्हें जल्दी से खत्म करो। तभी शुइमो उसके सर पर कस के मारता है जिससे वो जाकर कहीं टकराता है और उसके व्यक्ति चिल्लाते हुए कहते बॉस, अरे नहीं बॉस तो मर गए, मर्डरर उसने बॉस को मार डाला है, शुइमो तुमने बॉस को मार डाला। और फिर शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ येनशन और चैंकियांग को हम कार में देखते हैं और येनशन उससे कह रहा होता है मेरे व्यक्ति ने क्याओ का पता लगा लिया, वो उस बार में है। और बार के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होती है और उन्हें देख चैंकियांग हैरानी सी कहती इतनी सारी पुलिस, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। फिर वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उसकी नजर क्याओ पे पड़ती है और उनके पास जाती हुई कहती है ऑफिसर मैं उसकी दोस्त हूँ और उसे हुआ क्या है। वो कहती है एक व्यक्ति ने ड्रग का ओवरडोज ले लिया और फिर उसने दूसरे व्यक्ति को मार दिया और ये लड़की विक्टिम है। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो ये लड़की चेयर से बंधी हुई थी और वो हत्यारा वहाँ पर सामने बैठा हुआ था। ये सुनते ही वो दोनों हैरानी सी कहते क्या, आगे येनशन कहता है वैसे वो मर्डरर कहाँ है। तब वो ऑफिसर कहती है हमने उसे अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये लड़की अभी भी सदमे में है और इस वजह से वो बोल नहीं पा रही है। और चैंकियांग कहती है क्याओ क्याओ मेरी तरफ देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और उसे देख वो कहती है क्यान, वो कहती है हाँ मैं चैंकियांग हूँ और ये है येनशन, तुम्हें याद है ना। और फिर क्याओ कहती है चैंकियांग येनशन, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाती हुए रोने लगती है। और चैंकियांग कहती है क्याओ तुम जी भर के रो लो, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। फिर आगे क्याओ कहती है वो शुइमो उसे बचाओ, जाओ जल्दी करो उसे बचाओ, उसे तुम्हें बचाना होगा। और उसकी ये बातें सुन येनशन हैरानी सी कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो कि शुइमो मर्डरर है। और फिर शिफ्ट उतर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हॉस्पिटल में शुइमो को होश आता है और वो देखता है कि इसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। और वहीं रूम के बाहर एक ऑफिसर उससे कहती है मिस्टर येनशन आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और आप अपराधी के साथ कोई भी इस केस के बारे में बात नहीं कर सकते। तब वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो अंदर आता है और शुइमो उसे अंदर आता देख कहते हैं येनशन। और आगे येनशन कहता है मुझे इस केस के बारे में सारी डिटेल मिल चुकी है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ली फैमिली से निपट लूंगा। और शुइमो हैरानी सी कहते है क्याओ कैसी है। अब वो कहते है क्याओ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और पुलिस को बयान देने के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ वापस चली गई। और शुइमो तुम्हें कुछ दिन हिरासत में रहना होगा और मैं परिवार की देखभाल करूंगा और अब मैं जा रहा हूँ।
तभी शुइमो कहता है येनशन, मैं सच में कियाओ से प्यार करता हूँ तो क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ। इस पर वो उसे कुछ कहता नहीं और आगे शुइमो कहता है येनशन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तब येनशन गुस्से से पीछे पलटती हुई उससे कहता है, जब मैं आनिया से प्यार करता था तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और अब क्या तुमने अपना मन बदल लिया है। तब शुइमो कहता है, नहीं ये उस तरह बिल्कुल नहीं है, और उस समय में बस आनिया की तारीफ करा करता था, लेकिन मेरे मन में उसके लिए तब कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। तब येनशन चिल्लाती हुई कहता है, तो तुम्हें अब कियाओ के लिए भी कोई भी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और क्या तुमको इस बात का एहसास भी है कि तुम्हारे और उसके स्टेटस के बीच में कितना अंतर है, और तुम्हें क्या लगता है कि मॉम और ग्रैंडफादर तुम्हें ऐसा करने की परमिशन देंगे, और इसके अलावा क्या तुम उसकी रक्षा कर भी पाओगे। तब शुइमो कहता है, मैं उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ। तब फिर येनशन कहते है, तुम कितने ज्यादा भोले हो, और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि जिन फैमिली को छोड़ने के बाद तुम जिंदा रहोगे, और इसके अलावा तुम अपने एक्सपेंस भी खुद उठा सकते हो। चलो आकर इस पर बात करते हैं, बताओ क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और शुइमो, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इस सब की भी एक लिमिट है, और तुम इस बारे में ध्यान से सोचना। और ये कहकर येनशन वहाँ से चला जाता है, और वहीं पर वो गुस्सा कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ कियाओ कह रही होती है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। तब चेंगकियान कहती है, कियाओ क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। तब कियाओ कहती है, नहीं मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। तब चेंगकियान कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कियाओ, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है तो तुम यहाँ पर रुको और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती हूँ। और उससे ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है, और कियाओ कहती है, नहीं चेंगकियान रुक जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करती है जैसे कि मैं कोई बच्ची हूँ। और तभी कियाओ के पास मॉम आकर उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है, तुम बीच, क्या मेरे एक बेटे को बहकाना तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो तुम मेरे दूसरे बेटे को भी बहका रही हो। तब वो रोती हुई कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर मॉम फिर से हाथ उठाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे उल्टा जवाब देने की। और तभी बीच में आकर येनशन उन्हें रोक लेता है और आगे कहता है, अगर आप शुइमो को बचाना चाहती है उसे आप अकेला छोड़ दो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।